हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मई 2023 के करंट अफेयर की। संस्कृति आईएएस की मैगजीन से करंट अफेयर है। बीपीएससी 69 पीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 30 सितंबर को, उससे संबंधित उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। और बाकी जो 2024 में एग्ज़ाम्स होने वाले यूपी पीसीएस का या यूपीएससी का या फिर बीपीएससी 67 है, 70 है, और भी एग्ज़ाम्स जो होंगे उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे जो एग्ज़ाम के लिहाज से, क्योंकि मैगज़ीन है तो मैगज़ीन में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन हमें क्या पढ़ना होता है ये नहीं समझते, तो 150 पेज की मैगज़ीन को हम ख़त्म करने पे लगते हैं, पढ़ने में लग जाते हैं। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है हम उन्हें पढ़ेंगे और उन्हीं चीज़ों को हम समझते हुए चलेंगे। इस मैगज़ीन को, इस वीडियो को देखने के बाद मई का जो भी करंट अफेयर होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो मुख्य परीक्षा मार्गदर्शक का भी पीटी एक्सप्रेस है, क्विक रिवीजन भी इसमें दिया गया है, और महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का सार संग्रह भी इसमें है, मासिक करंट अफेयर संकलन है, सीसैट निबंध का भी इसमें टॉपिक दिया गया है। ठीक है, तो हम इसमें जो सबसे शुरुआत करेंगे, इसमें देखिए करंट अफेयर के ये सारे टॉपिक हैं पीटी एक्सप्रेस के रूप में, और ये हम यही पूरा का पूरा देख लेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले इतिहास, कला और संस्कृति से। सबसे पहले विश्व के महानतम स्थल की बात करें तो अभी 2023 में टाइम मैगजीन ने मयूरभंज जिला, जो कि उड़ीसा का है, और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, इन दोनों को विश्व के महानतम स्थलों की सूची में शामिल किया है। ठीक है, मयूरभंज को किस लिए फेमस है? मयूरभंज को किस लिए? तो वो दुर्लभ बाघ और प्राचीन मंदिर के लिए, जबकि लद्दाख को साहसिक गतिविधियों और व्यंजनों के लिए चयनित किया गया है। पिछले साल में केरल और अहमदाबाद को शामिल किया गया था इसमें। मयूरभंज की बात करें तो अत्यधिक दुर्लभ काले बाघ को देखने के लिए पृथ्वी पर एकमात्र स्थान है, जो कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। ठीक है, और मयूरभंज का छऊ नृत्य भी बड़ा फेमस है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। तो छऊ नृत्य कहाँ का है? तो उड़ीसा का है, ये भी आपको पता हो गया। लद्दाख क्या है? लद्दाख अल्पाइन भूदृश्य और तिब्बती बौद्ध संस्कृति का केंद्र है। यहाँ पर हनले गांव में अपना पहला डार्क स्काई रिजर्व भी नामित किया गया है, भारत ने नामित किया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। याओ सांग उत्सव है, ये मणिपुर में चलता है, 5 दिवसीय है। होली का मणिपुरी संस्करण है, आपको ये पता होना चाहिए। इसके साथ साथ मेइती चंद्र कैलेंडर के लामता जो होता है ना, फरवरी मार्च के महीना होता है, उसके पूर्णिमा को मनाया जाता है भैया। याओ सांग मेई थबा भी यहीं से संबंधित है, और ये याओ सांग सूर्यास्त के तुरंत बाद शुरू होता है, जिसके बाद में याओ सांग मेई थबा आता है। और इसे पुआल की झोपड़ी का दहन भी कहते हैं, जैसे हम होलिका दहन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है, उत्सव के दौरान बच्चे सफलता और लंबे स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद लेने आसपास के घरों में जाते हैं, जैसे हम सब गुलाल मिलने जाते हैं और बदले में कुछ मौद्रिक उपहार प्राप्त करते हैं। उत्सव के इस भाग को हम बोलते हैं नाकाथेंग। तो नाकाथेंग भी मणिपुर से ही संबंधित है। इसमें बात करें कि 5 दिवसीय उत्सव है भाई। दिन में खेल के आयोजनों के साथ ही रात में पारंपरिक थबल चंगमा नृत्य होता है, और ये थबल चंगमा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है चांदनी नृत्य। ठीक है, सागर मिसावा क्या है? सागरा मिसावा आसाम मेघालय में तिवा कथिजुरी साल सोसाइटी द्वारा आयोजित किया गया है, और यह असम मेघालय की तिवा जनजाति द्वारा फसल ऋतु के आगमन पर मनाया जाने वाला पारंपरिक त्यौहार है। हमें ये ध्यान रखना है। इस दौरान गांव के पुजारी अपने निवास स्थान पर गांव के वृद्धों युवाओं की उपस्थिति में मिंडाई लिखेवा, याद रखना, मिंडाई लिखेवा नामक अनुष्ठान करते हैं, और इनके युवकों द्वारा इस उत्सव में पारंपरिक सकरस्ता टोपी पहनकर अनुष्ठान किया जाता है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। मैकमोहन रेखा अभी चर्चा में रही है, तो मैकमोहन रेखा को चीन और अरुणाचल प्रदेश के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता देने के लिए यूएसए की सीनेट में प्रस्ताव पेश हुआ है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये 2 दलीय प्रस्ताव था, एक तो है डेमोक्रेट सीनेटर जेफ मर्कले थे, और दूसरे रिपब्लिकन बिल हेगर्टी ने पेश किया था। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। इसमें मैकमोहन रेखा के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि क्या है क्या नहीं है, तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ इसमें हम देख लेंगे कि यह रेखा 1914 में शिमला समझौते का परिणाम है, जो ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच में हुआ था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इस रेखा की लंबाई कितनी? 890 किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका निर्धारण किसने किया था? तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार में
विदेश सचिव थे सर हेनरी मैकमोहन थे, उन्होंने ही इसका निर्धारण किया था। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। छत्रपति संभाजी नगर, औरंगाबाद का नाम चेंज कर दिया गया है, संभाजी नगर कर दिया गया है। और इसके बारे में बात करें तो इस छत्रपति संभाजी नगर की पृष्ठभूमि के बारे में, तो मूल रूप से खड़की नाम से जाना जाने वाला यह शहर 1610 में मलिक अंबर द्वारा स्थापित हुआ था। निजाम शाही वंश के पतन के बाद औरंगजेब की पहली सूबेदारी के कार्यकाल के दौरान 1636 में इस शहर का नाम बदलकर औरंगाबाद कर दिया गया था। ठीक है, छत्रपति संभाजी कौन है? शिवाजी के बड़े पुत्र हैं, सबसे बड़े पुत्र हैं। मुगलों के साथ लंबे संघर्ष के बाद 1689 में मुगलों सेना ने इन्हें बंदी बना लिया था। ठीक है, औरंगाबाद में दौलताबाद है। दौलताबाद का प्राचीन नाम था देवगिरी। आप मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानते हैं, जिसने 1327 में इसे अपनी राजधानी बना ली थी। दिल्ली की आबादी को यहाँ स्थानांतरित करने का प्रयास किया था। ठीक है, और दौलताबाद का जो किला है यहाँ, ये भी आपको पता होना चाहिए कि दौलताबाद का किला 14वीं शताब्दी तक यादव वंश की राजधानी था। यह बाद में अहमदनगर सल्तनत का हिस्सा बन गया था। यहाँ की वास्तुकला विरासत की बात करें तो यहाँ पे अजंता की गुफाएं हैं। अजंता की गुफाएं कैसे संबंधित? मूर्तिकला, चित्रकला से संबंधित, जो बौद्ध धर्म से प्रेरित थी। और सबसे महत्वपूर्ण बुद्ध के पूर्वजनों से संबंधित जातक कथाओं के चित्र हैं यहाँ पे। अजंता के जो चित्र है वो फ्रेस्को और टेम्परा विधियों से बनाए गए थे, पता होना चाहिए। इन गुफाओं की खोज ब्रिटिश सेना के अफसर थे जॉन स्मिथ, उनके दल ने 1819 में की थी। 1983 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। फिर यहीं पर एलोरा की गुफा है। इसमें 7वीं से 9वीं शताब्दी की चट्टानों को काटकर बनाया गया 34 गुफाएं हैं। 17 हिंदू की, 12 बौद्ध से संबंधित और 5 जैन धर्म से संबंधित हैं। प्रारंभिक हिंदू गुफाओं का निर्माण किया था शैव मतानुयायी कलचुरी वंश ने, जबकि बौद्ध गुफाओं का निर्माण किया था चालुक्य वंश ने। और बाद की हिंदू गुफाओं, प्रारंभिक जैन गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश और अंतिम जैन गुफाओं का निर्माण यादव वंश द्वारा किया गया था। इस प्रकार से हमको ये पता हो गया कि एलोरा की जो गुफाएं हैं उनका निर्माण कलचुरी वंश, चालुक्य वंश, यादव वंश, राष्ट्रकूट वंश के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, एलोरा का कैलाश मंदिर बड़ा फेमस है, जो कि गुफा संख्या 16 है। मानखेड़ के राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। 276 फीट लंबा है, 154 फीट चौड़े इस मंदिर का निर्माण केवल एक ही चट्टान को काट कर किया गया है। ठीक है, बनाया गया है, याद रखना। आगे देखेंगे, यहीं पर बीबी का मकबरा भी है। अब औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम राबिया उद दौरानी के लिए एक मकबरे का निर्माण करवाया था। इसको ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। पुष्पगिरी क्षेत्र में मंदिर की खोज हुई। 13वीं शताब्दी के हिंदू मंदिर हैं ये, याद रखना है इसको। और इसके बारे में एक चीज़ और याद रखना है, दक्षिण पश्चिम में इसके पेन्ना नदी बहती है, एक पहाड़ी है पुष्पगिरी। ठीक है, ये हिंदू देवी देवताओं को समर्पित मंदिरों की श्रृंखला के लिए फेमस है। यहाँ पे चन्ना केशव मंदिर, ये आपसे पूछा जा सकता है कि चन्ना केशव मंदिर उमा महेश्वर, रुद्रपद, विष्णुपद, त्रिकुटेश्वर, वैद्यनाथ, सुब्रमण्य, विघ्नेश्वर, दुर्गा देवी को समर्पित यहाँ पे मंदिर है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। खंडहर की विशेषता क्या है कि इसकी विशेषता है कि 13वीं शताब्दी में कायस्थ शासकों द्वारा निर्मित वल्लूर के एक मंदिर के समकालीन है। कायस्थ जो है वो काकतीय वंश के शासकों के अधीन थे। उन्होंने वल्लूर को राजधानी बनाई, इस क्षेत्र पर शासन किया। अंबा देवा सबसे प्रसिद्ध कायस्थ शासक था। ठीक है, मतुआ संप्रदाय की बात करें तो मतुआ संप्रदाय के बारे में अगर देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी ने श्री श्री हरिश्चंद्र ठाकुर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों से मतुआ महामेला में भाग लेने का आह्वान किया है। ठीक है, इनके बारे में देखें तो प्रारंभिक रूप से इसे चांडाल और अछूत माने जाने वाले नाम शूद्र समुदाय के सदस्यों द्वारा अपनाया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। हरिश्चंद्र ठाकुर के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1812 में बांग्लादेश के ओराकांडी में किसान परिवार में हुआ था। वैष्णव हिंदू परिवार से संबंधित हरिश्चंद्र ठाकुर ने मतुआ नामक वैष्णव हिंदू संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, इनके जो अनुयायी थे वो इन्हें विष्णु या कृष्ण का अवतार भी मानते थे हैं, इसलिए इन्हें श्री श्री हरिश्चंद्र ठाकुर के नाम से भी जाना जाने लगा था। ठीक है, आगे बात करें। नवंबर 2018 में मतुआ महासंघ की बीना पानी देवी ठाकुर को पश्चिम बंगाल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बंग विभूषण से सम्मानित किया गया। ये आपको पता होना चाहिए भाई। आगे देखेंगे बुमचू महोत्सव। बुमचू महोत्सव क्या है? पश्चिमी सिक्किम में बुमचू बौद्ध महोत्सव मनाया गया। यहाँ पे ताशी दिंग मठ है, उसी में इसका आयोजन किया जाता है, याद रखना। और ये वार्षिक रूप से होता है। ये हर महोत्सव जो है पहले चंद्रमाह की 14वीं और 15वीं तिथि को होता है, जो प्रायः फरवरी या मार्च में पड़ता है। बुमचू का तिब्बती भाषा में अर्थ होता है पवित्र जल का बर्तन, याद रखना है इसको। और इसके दौरान क्या होता है कि फूलदान खोला जाता है और अंदर का पानी उपासकों के बीच वितरित किया जाता है। ठीक है, ताशीदिंग मठ के बारे में बात करें तो यह एक पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थल है जो सिक्किम में रंगीत नदी के ऊपर एक पहाड़ी की चोटी पर है। इस मठ की स्थापना 17वीं सदी में की गई थी। आगे बात करें वैदिक विरासत पोर्टल। केंद्रीय गृह मंत्री
ने संस्कृति मंत्रालय के अधीन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा निर्मित वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया। तो वैदिक विरासत पोर्टल का निर्माण किसने किया? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने किया है, जो कि संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो ये हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में तैयार किया गया है और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्यरत है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यहीं पे एक चीज़ और याद रखना, कला वैभव जो कि आभासी संग्रहालय है, इसका भी उद्घाटन हुआ है। 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप मिला है। कहाँ मिला है? उड़ीसा के जाजपुर जिला में मिला है, याद रखना है। सुखुआ पाड़ा टोले के परभदी में खांडोलाइट खनन स्थल पर ये इसका पता लगा है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। आगे देखेंगे इसमें खोंडालाइट पत्थर क्या है? खोंडालाइट पत्थरों का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है भाई। खोंडालाइट एक परतदार रूपांतरित चट्टान होती है, ये आपको पता होगा। भारत में इसे बेजवाड़ा नीस, कैलाश नीस के नाम से जानते हैं। खोंडालाइट चट्टानें भारत में विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, कटक ओडिशा के बीच पूर्वी घाट में पाई जाती है। इनका जो नाम है उड़ीसा आंध्र प्रदेश की खोंड जनजाति के नाम पर रखा गया है। अभी भारत के साथ साथ म्यांमार, श्रीलंका के हेलनसान, श्रीलंका और चीन के हेलनसान, मंगोलिया में पाई जाने वाली संरचना की अन्य चट्टानों को भी कहा जाता है। खोंडलाइट क्वार्टज मैग्नीज खनिज से युक्त गार्नेट रोडोनाइट शिष्ट है। इसमें सिलेमेनाइट, फेल्डस्पार, ग्रेफाइट खनिज भी प्राप्त होता है। संत सेवालाल महाराज के बारे में बात करें तो बंजारा समुदाय को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के क्रम में केंद्र सरकार पहली बार धर्मगुरु संत सेवालाल महाराज की जयंती मना रही है। ठीक है, ये 284वीं नाम है, याद रखना 24 जयंती के उपलक्ष्य में पूरे वर्ष इसका आयोजन होगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत यह जयंती वर्ष कार्यक्रम 26 फरवरी 2023 से शुरू हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और संत सेवालाल के बारे में देखें तो संत सेवालाल का महाराज का जन्म हुआ था 15 फरवरी 1739 को कर्नाटक के शिवमोग्गा जिला के सुरगोंडन कुप्पा में। बंजारा समुदाय का समाज सुधारक आध्यात्मिक गुरु इनको माना जाता है, याद रखना। और उन्होंने विशेष रूप से वनवासियों घुमंतु जनजातियों की सेवा करने के लिए अपनी लादेनिया मंडली के साथ देश भर में यात्रा की थी। लादेनिया मंडली संत सेवालाल महाराज से संबंधित है। संत सेवालाल महाराज का समाधि स्थल कहाँ है? तो महाराष्ट्र के वाशिम जिला स्थित मनोरा तालुका के पोहरा देवी में है, जिसे बंजारा काशी के नाम से भी जाना जाता है। तो बंजारा काशी ऐसे पूछा जा सकता है कि बंजारा काशी कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे बंजारा समुदाय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा, झारखंड में इनको अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में देखेंगे तो इनको अनुसूचित जाति घोषित किया गया है। लेकिन छत्तीसगढ़, दमन दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इन्हें ओबीसी का दर्जा प्राप्त है। फिलहाल हम बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो बिहार में ऐसा पूछा जा सकता है कि बंजारा समुदाय को कौन सा दर्जा मिला हुआ है? तो अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, बंजारा समुदाय के लोग जिस स्थान पर रहते हैं उसको बोलते हैं टांडा, और टांडा के नायक को, मुखिया को बोलते हैं नायक या नायक बोलते हैं। ठीक है, यूनिंग अरण उत्सव ये क्या है? केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन, जलमार्ग, आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अरुणाचल प्रदेश के बोलेंग में यूनिंग अरण उत्सव में भाग लिया है। याद रखना, ये अरुणाचल प्रदेश के आदि समुदाय का महत्वपूर्ण उत्सव है। इसमें परिवार के सभी पुरुष सदस्यों के शिकार पर जाने 1 सप्ताह के लिए जंगलों में रहने की परंपरा होती है। यह उत्सव खेती के मौसम की शुरुआत है। आदि समुदाय के नववर्ष की शुरुआत बसंत ऋतु के आगमन के साथ साथ इस समुदाय के बीच आपसी संबंधों को सशक्त करने का तरीका है। ठीक है, ये परंपरागत रूप से पुरुष वर्गों द्वारा गाए जाने वाले बारी गीतों और युवा लड़कों लड़कियों द्वारा किए जाने वाले याक जोंग नृत्य के साथ मनाया जाता है। आदि समुदाय के बारे में देखें तो ये पूछा जा सकता है आपसे। तो आदि समुदाय के बारे में तो पदम, मिलांग, कोमकार, मियोंग, पासी को सामूहिक रूप से आदि समुदाय कहते हैं। ठीक है, और अब बात करें दिबांग घाटी जिले में ये लोग रोइंग और दम्बुक क्षेत्रों में निवास करते हैं। आदि समुदाय मूल रूप से कृषि पर निर्भर है। चावल और झूम की खेती का प्रचलन है। प्रत्येक गांव में केबांग नामक एक ग्राम सभा होती है जो गांव का प्रशासन देखती है। ठीक है, दक्षिण भारत के वाद्य यंत्र भी हैं इसमें। तो इसके बारे में बात करें तो एक है परई एक वाद्य यंत्र है। ये नीम की लकड़ी और भैंस की खाल से निर्मित है। तमिलनाडु का प्रमुख वाद्य यंत्र है। 1 से 5 किलोग्राम वजन होता है। याद रखना, ये कब यूज होता है? ये मृत्यु संस्कार से संबंधित माना जाता है, इसलिए इसको मृदंगम और ताबिल जो मंदिर के भीतर में होते हैं उनके साथ इनको मंदिर में नहीं रखा जाता है। ठीक है, मृदंगम भी है इसमें, ये सब नहीं देखेंगे, इससे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, आगे चलेंगे हम सब। सप्तकोटेश्वर मंदिर, गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत ने जीर्णोद्धार के बाद पुनर्निर्मित 350 वर्ष प्राचीन सप्तकोटेश्वर मंदिर का उद्घाटन किया। ये है सप्तकोटेश्वर मंदिर है।
इसके बारे में देखें तो ये भगवान शिव को समर्पित है। 12वीं शताब्दी के कदम्ब वंश के शासक थे शिव चित्त परमर्दी देव ने करवाया था। इसकी गर्भगृह की दीवार सादी लकड़ी से निर्मित है। मंदिर का मंडप एक विशिष्ट यूरोपीय शैली में निर्मित है और मंदिर के चारों ओर ब्राह्मण धर्म से संबंधित लेटराइट पत्थर की गुफाएं बनाई गई हैं। ठीक है, भगवान शिव को समर्पित है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, आगे इसमें एक चीज़ और है, मंदिर में मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है, तो वह है गोकुलाष्टमी, जिसमें गोवा सहित भारत के अन्य हिस्सों से हजारों भक्त इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, आगे चलें, कीलादि क्या है। कीलादि की बात करें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कीलादि में किए गए उत्खनन के लिए 2 चरणों के पुरातात्विक निष्कर्षों के आधार पर संगम युग की प्रारंभिक तिथि 800 BC हो गई है। कीलादि कहाँ है, वैगई नदी के किनारे है, मदुरई से 13 किलोमीटर दूर है, ये आपको इतना पता होना चाहिए। और इसमें पहले संगम की जो अवधि थी वो 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक थी, लेकिन अब यह 800 BC से लेके 300 BC तक हो गई है, CE तक हो गई है। ठीक है, 3 भागों में इसको बांटा गया है, फिलहाल वो 3 भाग नहीं, लेकिन कीलादि उत्खनन से क्या क्या मिला है, भवन निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से ईंट संरचनाएं, पकी ईंटों से बने कुएं, वर्षा जल के बहाव में सहायक छतों की टाइल्स प्राप्त हुई है। आभूषण और मनके प्राप्त हुए हैं, जो कि कांच, टेराकोटा, कार्नेलियन, गोमेद, मूर्तियाँ, तकली हिस्से, ये तांबे के वस्तुओं के टूटे हुए हिस्से, सोने के आभूषणों के कुछ टुकड़े पाए गए हैं। यहाँ से सिरेमिक से निर्मित काले और लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ पॉलिशदार भी हैं। ठीक है, इनमें पर्याप्त संख्या में चित्रित मृदभांड हैं, जिनमें तमिल ब्राह्मी में लेख भी मौजूद हैं। इन साक्ष्यों में से मंदिरों के शहर मदुरई के निकट स्थित क्षेत्र के तमिलों की समृद्ध प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का संकेत हमको मिलता है। आगे बात करें भूगोल से संबंधित है। ठीक है, भूगोल से संबंधित बात करेंगे। भूगोल से संबंधित बात करते इक्वाडोर, उत्तरी पेरू में भूकंप आए हुए हैं भाई। यहाँ पे ये तो आपको इतना इंपॉर्टेंट रखना है, 6.8 की तीव्रता रही है इसमें, ये ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा भूगोल से संबंधित बात करें तो भूकंपीय तरंगे जहाँ पर उत्पन्न होती है उसे भूकंप का फोकस कहते हैं, और ये पृथ्वी के सतह के नीचे होता है। फोकस के जस्ट ऊपर 90 डिग्री पर होता है अधिकेंद्र, जिसको एपिसेंटर कहते हैं, ये बिल्कुल ऊपर लंबवत होता है। फोकस से अलग होने वाली ऊर्जा को इलास्टिक एनर्जी कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। भूकंपीय तरंगों की बात करें 3 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी हैं, P, S और L पता है, ये प्राथमिक होती है P वाली, और अनुदैर्घ्य तरंग होती है, अनुदैर्घ्य तरंग है जो ध्वनि तरंगों के अनुरूप होती है। S तरंग कैसी होती है, ये अनुप्रस्थ तरंग होती है, प्रकाश तरंग के अनुरूप होती है। और L तरंग जो होती है लॉन्ग पीरियड वाली तरंग है, ठीक है, सरफेस पर चलती है। और ये P तरंग सतह से टकराती है तब ये उत्पन्न होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मैमेटस बादल की बात करें तो नासा के वैज्ञानिकों ने मैमेटस बादल की निर्माण प्रक्रिया और संरचना की व्याख्या की है, और इन्होंने विशेषता के रूप में बताया कि मैमेटस बादल असामान्य विशिष्ट बादलों का प्रकार होता है, जिनका निर्माण बादलों के आधार से उभारों की एक श्रृंखला के रूप में होता है। बड़े आकार के कपासी बादलों में विक्षोभ से निर्मित होने के कारण मैमेटस बादल झंझावात उत्पन्न करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब चलेंगे सामाजिक घटनाक्रम पर। सामाजिक घटनाक्रम की बात करेंगे तो कुदुम्बश्री योजना है, ये तिरुवनंतपुरम में कुदुम्बश्री योजना के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन किया गया है राष्ट्रपति जी के द्वारा, ध्यान रखना। इसके बारे में बात करें तो केरल सरकार के राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन द्वारा कार्यान्वित गरीबी उन्मूलन महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है। 97 में राज्य सरकार ने इसको शुरू किया था, 3 सदस्यीय टास्क फोर्स की सिफारिश के बाद किया था। फिर पंचायत राज संस्थानों को शक्तियों के हस्तांतरण पीपुल्स प्लान अभियान के अंतर्गत किया गया था इसका गठन, और जिसने पंचायत राज संस्थानों के माध्यम से योजना तैयार करने का प्रयास भी किया था। त्रिस्तरीय संरचना होती है, इसमें सभी वयस्क महिलाओं के लिए खुली है, याद रखना, सदस्यता जो प्रति परिवार 1 सदस्यता तक सीमित है, ये आपको ध्यान रखना है। और त्रिस्तरीय होती है, त्रिस्तरीय में सबसे निचले स्तर पर क्या है तो नेबरहुड ग्रुप है, मध्य स्तर पर एरिया डेवलपमेंट सोसाइटी है, तीसरे स्तर पर स्थानीय सरकार के स्तर पर कम्युनिटी डेवलपमेंट सोसाइटी है। ठीक है, ये 3 स्तर हैं इसके। योजना के विस्तार की बात करें 2011 में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कुदुम्बश्री को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में मान्यता दे दी थी। सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या हुई तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को सोशल स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करने के लिए बाजार नियामक प्रतिभूति भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड से अंतिम मंजूरी प्राप्त हो गई है। ठीक है, इसके बारे में अगर देखा जाए तो इसमें सामाजिक उद्यमों के लिए धन जुटाना, उसके उपयोग के बारे में अधिक पारदर्शिता प्रदान करने के माध्यम के रूप में कार्य करेगा, ये सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ और याद रखना कि ऐसा कोई भी गैर लाभकारी संगठन या लाभकारी सामाजिक उद्यम जो सामाजिक प्रयोजन की प्रमुखता स्थापित करता है उसे एक सामाजिक उद्यम के रूप में मान्यता दे दी जाएगी। तो सामाजिक उद्यम के रूप में मान्यता देने के लिए शर्तें क्या होंगी ये आपको पता होगी। सेबी द्वारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर
इशात हुसैन की अध्यक्षता में सितंबर 2019 में एक कार्य समूह का गठन किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय घटनाक्रम की बात करें तो बांस क्रैश बैरियर क्या है ये? महाराष्ट्र के वाड़ी वरोरा राजमार्ग पर बांस की बम्बूसा बालकुआ प्रजाति से निर्मित विश्व का पहला बांस क्रैश कैरियर स्थापित किया गया है। विशेषता क्या है? 200 मीटर लंबा है, महाराष्ट्र के चंद्रपुर यवतमाल जिलों को जोड़ेगा, याद रखना। और ये पुनर्चक्रण मूल्य भी इसका अधिक होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें एक चीज़ और याद रखना, बांस क्रैश बैरियर का इंदौर के पीथमपुर में नेशनल ऑटोमेटिव टेस्ट ट्रैक्स में कठोर परीक्षण हुआ था। साथ ही केंद्रीय निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में आयोजित फायर रेटिंग टेस्ट के दौरान इसे उच्च श्रेणी का दर्जा भी दिया गया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ध्यान रखना कि बम्बूसा बालकुआ बांस से निर्मित इस क्रैश बैरियर को क्रियोसोट तेल से उपचारित किया जाता है और पुनर्नवीकरणीय उच्च घनत्व पॉलीएथिलीन से लेपित किया गया है। ठीक है, क्रियोसोट तेल क्या है? तो ये विभिन्न प्रकार के टार के आसवन पौधे से प्राप्त सामग्री जैसे लकड़ी, जीवाश्म ईंधन के पायरोलिसिस द्वारा निर्मित कार्बन युक्त रसायनों की एक श्रेणी है। बम्बूसा बालकुआ के बारे में देखें तो यह उष्णकटिबंधीय क्लम्पिंग बांस है जो मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल पाया जाता है। इसका उपयोग घर बनाने, पुल बनाने, मछली पकड़ने की नाव बनाने, मचान और टोकरियों के निर्माण के लिए किया जाता है। मरीना की बात करें, मरीना क्या है? तो मरीना जो है ना, कर्नाटक सरकार ने उडुपी जिले के बंडूर में देश के पहले मरीना के निर्माण की घोषणा की है। कहाँ पे की है भैया? कर्नाटक सरकार ने की है, उडुपी जिला के बंडूर में। इसके बारे में बात करते हैं, समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। पर्यटन के दौरान आरामदायक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मरीन ड्राइव बोल घाटी द्वीप के बीच बनने वाले इस मरीना में 50 नौकाओं की लंगर डालने की सुविधा भी रहेगी, याद रखना है। वैभव फेलोशिप क्या है? तो केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीय शोधकर्ताओं को देश के उच्च शिक्षण संस्थानों से जोड़ने के लिए वैभव फेलोशिप की शुरुआत की है। उद्देश्य और पात्रता क्या है? तो उद्देश्य है विदेशी संस्थानों के शोधकर्ताओं की भारत में गतिशीलता के माध्यम से भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करना है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अंतर्गत शीर्ष 500 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल संस्थानों के शोधकर्ता फेलोशिप के लिए पात्र होंगे। अवधि की बात करें तो ये भारत में एक शोध संस्थान या शैक्षणिक संस्थान के साथ न्यूनतम 1 महीने से लेकर अधिकतम 2 महीने तक कार्य करने का अवसर प्रदान करती है। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग किसी भी स्तर पर फेलोशिप को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है अपने पास ही। और ये कैसे होगा, समाप्त कैसे करेगा? तो उसके लिए अगर वो उसको ये मालूम हो जाए या उसके लिए वो संतुष्ट हो जाए कि भाई इससे ये कोई उचित प्रगति नहीं हो रही है या फिर अनुदान का उचित उपयोग नहीं हो पा रहा है, तो वो समाप्त कर सकती है। कौन? विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग करते हैं। चलिए, शोध की प्रवृत्ति क्या होगी? अवधि है भैया 3 साल, रुपए लगेंगे 37 लाख। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि मेज़बान संस्थान को वैज्ञानिकों की मेज़बानी और कार्यालय, प्रयोगशाला, आवास प्रदान करने और विभिन्न बुनियादी ढांचे के समर्थन के लिए हर साल 10 लाख रुपया दिया जाएगा। ठीक है, ये एक शब्द याद रखना, मेज़बान संस्थान की बात हो रही है। जो मेज़बानी करेगा संस्थान उसी को मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा इसे हर साल। ठीक है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलने वाली भाई अभी चल गई है, जल्दी में ही चली। इसका हमने फोटो भी शेयर किया था आप लोगों को। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन की घोषणा की है। दिसंबर 23 से इसका संचालन प्रारंभ होगा। पहली हाइड्रोजन ट्रेन कालका शिमला ऐतिहासिक सर्किट पर चलाई जाएगी, याद रखना। वंदे मेट्रो कहते हैं इसको। ये हेरिटेज के लिए हाइड्रोजन के तहत 35 हाइड्रोजन ट्रेनों के संचालन की परिकल्पना है, याद रखना है। तो किसके तहत है? हेरिटेज के लिए हाइड्रोजन। ठीक है, भारतीय रेलवे ने 111.83 करोड़ रुपए की लागत से मौजूदा डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट रेक पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल के रेट्रो फिटमेंट के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया है। इसे जींद सोनीपत खंड पर चलाने की योजना है, याद रखना। संचालन क्षेत्र देखें तो इसमें दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे है, कालका शिमला रेलवे है, माथेरान हिल स्टेशन हिल रेलवे, कांगड़ा घाटी, बिलमोरा बघई, मारवाड़, देवगढ़, मदरिया जैसे ऐतिहासिक नैरोगेज रेल मार्गों पर संचालित की जाएंगी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और याद रख सकते हैं, 2023-24 का जो बजट आया था उसमें रेलवे के लिए 2,40,000 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय की घोषणा की गई थी। ठीक है, ये भी याद रखना। हाइड्रोजन ट्रेन की बात करें तो ये सेल हाइड्रोजन ऑक्सीजन को परिवर्तित कर विद्युत का उत्पादन करते हैं। इसमें सेल और लगेगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये है, इसमें कई सारी चिंताएं भी हैं, लाभ भी है। इसका लाभ भाई पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, और चुनौती क्या है? खर्चा बहुत है इसमें। हाइड्रोजन ट्रेनों की उच्च लागत आती है,
फ्यूल सेल इंजन की परिचालन लागत डीजल इंजन की तुलना में 27% अधिक है। सुरक्षा संबंधी चिंता है। फ्यूल सेल भंडारण की अतिरिक्त लागत है। तो ये सारी इसकी चिंताएं भी हैं, ठीक है, चुनौतियां हैं। वैश्विक स्थिति की बात करें तो जर्मनी की कोराडिया आइलेंट हाइड्रोजन ईंधन सेल द्वारा संचालित दुनिया की पहली यात्री ट्रेन थी। एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चीन ने शुरू की थी। ये भारत दूसरा देश होगा एशियाई, और इसे विश्व में तीसरा देश बन जाएगा, ठीक है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ऋण की बात करें तो विश्व बैंक ने भारत को 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण देने की घोषणा की है। इसमें 500 मिलियन के 2 पूरक ऋणों में विभाजित करते हुए प्रदान किया जाएगा। और याद रखना, ये विश्व बैंक इस संयुक्त वित्त पोषण के माध्यम से भारत की फ्लैगशिप योजना प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन को समर्थन करेगा भाई, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ 500 मिलियन महामारी तैयारी कार्यक्रम के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए दिया जाएगा, और शेष 500 मिलियन डॉलर को संवर्धित स्वास्थ्य सेवा वितरण कार्यक्रम के लिए व्यय किया जाएगा। प्राथमिकता श्रेणी में कौन कौन से राज्य होंगे? 7 राज्य हैं। आंध्र प्रदेश, केरल, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और PHSPV और PP और EHSDP के लिए यह ऋण विश्व बैंक की शाखा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक द्वारा 5 वर्ष की छूट अवधि सहित 18.5 साल की अवधि के लिए दिया गया है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के बारे में बात करते हैं। 25 अक्टूबर 2021 को लॉन्च हुआ था। 21-22 में 64,180 करोड़ रुपए के परिव्यय की घोषणा भी की गई थी, ठीक है। केंद्र प्रायोजित योजना है। 21-22 से 25-26 तक की 5 साल के लिए निर्धारित है। इसमें क्या क्या काम होगा? तो ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों की स्थापना के लिए है। शहरी क्षेत्रों में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्र की स्थापना है। 11 उच्च फोकस वाले राज्य के शासित प्रदेश जिसमें असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना करनी है। अगला है कि सभी जिलों में एकीकृत जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं स्थापित करनी है। और एक है राज्य सरकार के 5 लाख से अधिक आबादी वाले सभी जिलों में के मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल में क्रिटिकल केयर ब्लॉक की स्थापना भी करनी है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। रायसीना डायलॉग हुआ अभी आयोजित हुआ है, तो ये 8वां संस्करण रहा है, याद रखना। इसमें जो मुख्य अतिथि रहे हैं इटली की प्रधानमंत्री थी जॉर्जिया मेलोनी आई थी, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था उन्होंने, ये आपको पता होना चाहिए। और यह एक बहुहितधारक बहुपक्षीय बैठक है जिसमें नीति निर्माता, विभिन्न राष्ट्रों के हितधारक, राजनेता, पत्रकार, नागरिक, ये सब कोई इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। आयोजन हर साल होता है वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। शुरुआत 2016 से हुई है। भारतीय विदेश मंत्रालय का मुख्यालय रायसीना पहाड़ी में स्थित होने के कारण इसे रायसीना डायलॉग कहा जाता है। स्वदेशी स्वचालित ट्रेन पर्यवेक्षण प्रणाली की बात करें तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा स्वदेशी स्वचालित ट्रेन पर्यवेक्षण प्रणाली IATS की शुरुआत हुई है। यह कैसी है? तो यह एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है, ये आपको पता होना चाहिए। यह संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण सिग्नलिंग प्रणाली की महत्वपूर्ण उप प्रणाली है, ये आपको पता होना चाहिए। लाभ क्या होगा कि भारत में मेट्रो संचालन के लिए विदेशी तकनीकी पर निर्भरता को कम कर देगा। IATS की बात करें तो इसका विकास मेट्रो परिचालन के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित CBTC क्या है, कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिग्नलिंग प्रणाली के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा, चीन के बाद भारत 6ठा देश बन जाएगा ऐसा जिसके पास अपना खुद का ATS सिस्टम होगा, ठीक है, ये आपको पता होगा। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़िए। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की बात करें, ईस्टर द्वीप समूह में मानव मूर्तियाँ मिली हैं। तो ईस्टर द्वीप समूह में पाषाणकालीन मानव मूर्ति मोई की खोज हुई है जिसे इन्हें रापा नुई नामक मूल निवासियों द्वारा उकेरा गया था। पूछा जा सकता है कि मोई क्या है, तो आपको पता हो गया कि ईस्टर द्वीप समूह में पाषाणकालीन मानव मूर्तियाँ हैं, ठीक है। रापा नुई द्वारा नामक मूल निवासियों द्वारा इसको उकेरा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक चीज़ और इसमें याद रखना है ईस्टर द्वीप समूह के बारे में, तो ये दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर में है। 3 विलुप्त ज्वालामुखियों जैसे पोइके, रानोका और तेरेवका ये इनके द्वारा निर्मित है। याद रखना ये चिली का एक क्षेत्र होने के साथ साथ ओशनिया के पॉलिनेशियन त्रिभुज का हिस्सा है। इसका अधिकांश हिस्सा रापा नुई राष्ट्रीय उद्यान के भीतर संरक्षित है। 1995 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। 95 में मोई के बारे में बात करें, मोई एकाश्म पत्थर की आकृतियां हैं जो सामान्यतः एक प्रकार की ज्वालामुखी राख से बनी हुई ये हैं, ठीक है। दोहा घोषणा पत्र की बात करें, इस चर्चा में क्यों रहा, तो कतर में आयोजित हुआ अल्प विकसित देशों पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान दोहा घोषणा पत्र अपनाया गया है।
ये क्या है, तो ये एक 10 वर्षीय कार्य योजना है, 22 से 31 तक के लिए है। विश्व के 46 अल्प विकसित देशों को सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वापस ट्रैक पर लाना है। इसमें किस पर ध्यान दिया जाएगा, 6 प्रमुख क्षेत्रों पर। एक तो लोगों में निवेश, गरीबी उन्मूलन और क्षमता निर्माण। दूसरा है विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार की शक्ति का लाभ उठाना। तीसरा समृद्धि के चालक के रूप में संरचनात्मक परिवर्तन का समर्थन करना। चौथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ाना। पांचवा कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन से निपटना, लचीलेपन का निर्माण। और छठा है सतत वृद्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी जुटाना है। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन की बात करें तो 125 किलोमीटर ये लंबी है, बांग्लादेश में 5 किलोमीटर भारत में है। सितंबर 2018 में इसकी आधारशिला रखी गई थी, याद रखना। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड 2015 से बांग्लादेश को पेट्रोलियम उत्पाद की आपूर्ति कर रही है। बांग्लादेश जो कि दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। विगत 5 साल में द्विपक्षीय व्यापार हमारा $9 बिलियन से बढ़कर $18 बिलियन हो गया है। आपको स्टेटमेंट के रूप में याद रखना चाहिए। इस पाइपलाइन में 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष डीजल की परिवहन की क्षमता है, ये आपको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखें तो चट्टोग्राम, मोंगला बंदरगाहों से डीजल के परिवहन में कई दिन लगने की मौजूदा स्थिति के विपरीत यह परिवहन समय को भी कम कर देगी। न्यूनतम लागत पर ईंधन की तीव्र गति से डिलीवरी भी सुनिश्चित हो जाएगी, ठीक है। विंडसर फ्रेमवर्क क्या है भाई? अब विंडसर फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन ने उत्तरी आयरलैंड में ब्रेक्जिट के बाद की कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक नए मसौदे की घोषणा की है, जिसको विंडसर फ्रेमवर्क कहा जाता है, ठीक है। इसके कुछ पहलू हैं। स्टोरमॉन्ट ब्रेक है। स्टोरमॉन्ट ब्रेक क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो उत्तरी आयरलैंड के सांसदों लंदन को यूरोपीय संघ के किसी भी ऐसे वस्तु विनिमय को वीटो करने, उसको विरोध करने की अनुमति देता है जो उत्तरी आयरलैंड के व्यक्तियों के दिन प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करता है, ठीक है। इसी में एक चीज़ और याद रखना है कि बेलफास्ट समझौता या गुड फ्राइडे समझौता किससे संबंधित है, तो इन्हीं सबसे संबंधित है और 98 में हुआ था। इसकी भी 25वीं वर्षगांठ मनाई गई अभी, तो इसको भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे तो इसमें न्यू स्टार्ट संधि है, ये क्या है इसको देख लेते हैं। न्यू स्टार्ट संधि के बारे में बात करें तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने न्यू स्टार्ट संधि से रूस की भागीदारी को निलंबित करने की घोषणा कर दी है, ठीक है। पृष्ठभूमि की बात करें तो पहली सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि 91 में अमेरिका तत्कालीन सोवियत संघ के बीच में हस्ताक्षरित हुई थी। 94 में ये लागू हुआ था। स्टार्ट 1 के अंतर्गत परमाणु हथियार, अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को निर्धारित संख्या तक सीमित रखना था। इसके बाद दोनों देशों ने सामरिक आक्रामकता न्यूनीकरण संधि शॉर्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसे मॉस्को की संधि भी कहते हैं। और इसके बारे में इतना ही रहेगा। और इसके बारे में थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, यहाँ पे संधि के कुछ प्रावधान दिए गए हैं, ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, नहीं है। देखिए क्या है, इसके अंतर्गत प्रत्येक देश को अधिकतम तैनात परमाणु हथियारों की संख्या 1550 और अंतर्राष्ट्रीय अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, परमाणु हथियारों से लैस भारी बमवर्षकों की संख्या 700 तक सीमित करनी है। सरकार की बात करें भारत की, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना क्या है, तो अभी इसके बारे में, इसके लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च हुआ है, हमें ये ध्यान रखना है। इसके बारे में ध्यान रखना है कि इसका उद्देश्य संसद सदस्यों को स्थानीय ज़रूरतों के आधार पर सतत सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण पर जोर देने के साथ विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाना है, ठीक है। ये हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी इसके बारे में बहुत कुछ पता है आप लोगों को, लेकिन ध्यान रखना ये कोविड-19 के प्रसार के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन 10 नवंबर 2021 को इसको फिर से शुरू किया गया है। अभी MP लैट्स के संशोधित दिशा निर्देश 2023 और वेब पोर्टल 1 अप्रैल से परिचालन में आए हैं, 1 अप्रैल से परिचालन में आ चुके हैं, ठीक है। इस योजना के बारे में अगर बात करें तो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को 93 में शुरू किया गया था। इसकी जिम्मेदारी सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास प्रभाग को सौंपी गई थी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य इस योजना के तहत अपनी पसंद के कार्य के कार्यान्वयन के लिए देश के किसी एक राज्य से याद रखना, किसी एक या अधिक जिलों का चयन कर सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते शासन और गवर्नेंस से संबंधित है। 1 नेशन 1 चालान पहल, ये सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की पहल है, आपको ये पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ क्या पता होना चाहिए कि वाहन के स्वामित्व के विवरण का पता लगाने के लिए है। वाहन और सारथी क्या है, सारथी ड्राइविंग लाइसेंस का
संकलन करने के लिए है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आर्थिक विकास की बात करें तो हिंदू विकास दर की बात है यहाँ पे। तो हाल ही में पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि निजी क्षेत्र के निवेश, उच्च ब्याज दर, धीमी वैश्विक वृद्धि के कारण भारत हिंदू विकास दर के बेहद करीब है। ठीक है, तो हिंदू विकास दर क्या है? एक लंबी अवधि के लिए भारत के आर्थिक विकास की निम्न दर का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, जिसका इस्तेमाल प्रायः दिखाने के लिए किया जाता है कि देश निम्न विकास दर से संतुष्ट है। निम्न विकास दर को हिंदू विकास दर तभी कहा जाता है जब यह स्थिति लगातार बनी रहती है। ठीक है, पहली बार प्रयोग कब हुआ? इसका पहली बार प्रयोग हुआ था प्रोफेसर राजकृष्ण ने 1978 में पूर्व उदारीकरण युग में किया था। आर्थिक विकास की निम्न दर को संदर्भित करने के लिए किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वामी निवेश फंड क्या है? तो सस्ती और मध्यम आय वाले आवास के लिए विशेष खिड़की स्वामी है। स्वामी का फुल फॉर्म क्या है? स्वामी का फुल फॉर्म है स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। ठीक है, निवेश फंड ने नवंबर 2019 में अपनी स्थापना से अब तक 15,530 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये क्या है भाई? भारत का सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव कोष होगा, याद रखना है। इस फंड की तरह कोई दूसरा फंड भारत में या वैश्विक बाजारों में नहीं है। इसे वित्त मंत्रालय द्वारा प्रायोजित और स्टेट बैंक समूह की कंपनी SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड द्वारा प्रबंधित किया जाता है। ठीक है, हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या की बात करें तो केंद्रीय उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने सोने के आभूषणों की बिक्री के लिए 1 अप्रैल 2023 से हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या को अनिवार्य कर दिया है। कब से? 1 अप्रैल 2023 से। ठीक है, हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या के बारे में देखें तो ये 2023 के बाद 6 अंकों की हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या के बिना सोने के आभूषणों, सोने की कलाकृतियों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। HUID 6 अंकों का एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, आपको ये पता होना चाहिए। ये 16 जून 2021 तक स्वैच्छिक था, लेकिन अब क्या हो गया? अनिवार्य हो गया है। आज की बात करें वर्तमान समय में तो 3 चिन्ह इसमें होते हैं। पहला तो BIS का होता है लोगो, दूसरा होता है शुद्धता और सुंदरता को दर्शाता, तीसरा इसका प्रतीक जो होता है वो HUID है। ठीक है, याद रखना इसको। भारतीय मानक ब्यूरो की बात करें तो ये भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है। स्थापना भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के अंतर्गत की गई थी। उद्देश्य था वस्तुओं के मानकीकरण, मोहरांकन, गुणवत्ता गतिविधियों और उससे जुड़े मामलों का सुमेलित विकास करना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 5 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, कोलकाता पूर्व का, चेन्नई दक्षिण का, मुंबई पश्चिम में, चंडीगढ़ उत्तर और दिल्ली मध्य में स्थित है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत कार्य करता है। याद रखना, BIS द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन और अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन में भारत का प्रतिनिधित्व किया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश की बात करें तो 663 उत्पादों के लिए प्रस्तावित किया है। वर्तमान में QCO के तहत 462 उत्पाद शामिल हैं, ये हमको पता है। ठीक है, पता होना चाहिए। इसमें देखिए अब प्रेशर कुकर भी है, हेलमेट है, अन्य उपभोक्ता उत्पाद जैसे विभिन्न उत्पादों के लिए बाजार निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। GST अपीलीय अधिकरण है, ये क्या है? GST काउंसिल की 49वीं बैठक के दौरान बहुप्रतीक्षित GST अपीलीय अधिकरण के गठन पर सहमति हो गई है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा इसके संगठन की बात करें तो इसमें एक न्यायिक मतलब अध्यक्ष और 2 तकनीकी, एक केंद्र से और एक राज्य से सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, ये आपको पता हो गया। इनकी योग्यता के बारे में देखेंगे, पदावधि के बारे में तो जो अध्यक्ष होंगे वो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा हो, या फिर कम से कम 5 साल की अवधि तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, सदस्य की बात करें तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, ऐसा जिला न्यायाधीश हो या रहा हो जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हो, या भारतीय विधि सेवा का सदस्य हो या रहा हो और उसने अपर सचिव का पद से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए धारण किया हो। अधिकरण का अध्यक्ष कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए 70 साल की आयु तक के लिए रहेगा। पुनः नियुक्ति का पात्र होगा, आपको पता होना चाहिए। और अधिकरण का जो न्यायिक सदस्य है या राज्य अध्यक्ष कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए 65 साल की उम्र रहेगी। ठीक है, ये भी पुनः नियुक्ति का पात्र होगा, आपको ये चीज़ याद रखनी है भैया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित। तो इसमें गंधमर्दन पर्वत श्रृंखला है। उड़ीसा सरकार ने बारगढ़ और बलांगीर जिले में अवस्थित गंधमर्दन या गंधमादन पर्वत श्रृंखला को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। ठीक है, याद रखना, ये मंदसुरु गौर्ज और गजपति जिले में महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के बाद उड़ीसा का तीसरा जैव विविधता विरासत स्थल होगा। याद रखना है, उत्तरी ढलान पर स्थित, किस पर?
इस पर्वत श्रृंखला के उत्तरी ढलान पर स्थित नृसिंहनाथ मंदिर और दक्षिण ढलान पर हरिशंकर मंदिर का अत्यधिक सांस्कृतिक महत्व है। ह्वेनसांग ने इन मंदिरों को परिमल गिरी नामक बौद्ध विरासत स्थल के रूप में वर्णित किया है। 80 के दशक में तत्कालीन सार्वजनिक क्षेत्र की भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ने गंधमर्दन से बॉक्साइट का खनन शुरू किया था। ठीक है, गंधमर्दन असम के माजुली द्वीप, बेंगलुरु के नेल्लूर इमली ग्रोव, मेघालय के खलाकुर सीएम किमिंग पवित्र ग्रोव और मध्य प्रदेश के नारव हिल्स के साथ भारत का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल बन गया है। ठीक है, जैव विविधता विरासत स्थल क्या है? तो ये राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के तहत अच्छी तरह से परिभाषित क्षेत्र होते हैं जो अद्वितीय और पारिस्थितिक रूप से नाजुक पारिस्थितिक तंत्र हैं। तो ये हमको याद रखना भाई, ये स्थलीय, तटीय, अंतर्देशीय, जल समुद्री घटकों में से किसी एक या अधिक से युक्त समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र हैं। ठीक है, आगे देखेंगे चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य में भारतीय वायुसेना के पर्वतीय रडार को स्थापित करने की मंजूरी दी है। किसने दी है भाई? दी गई है, भारत सरकार द्वारा दी गई। चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो लद्दाख के लेह जिला में है, चांगथांग पठार पर। अभयारण्य जो है वो पैगोंग त्सो मोरिरी त्सोकार झील तक विस्तारित है। इसमें कोरजोक मठ पर्यटकों के लिए बहुत प्रमुख आकर्षण है। इसमें दुर्लभ हिम तेंदुआ, काली गर्दन वाले सारस, कियांग या जंगली गधा, तिब्बती मृग, तिब्बती भेड़िया, जंगली याक और भरल जैसी महत्वपूर्ण प्रजातियां पाई जाती हैं। इसे पूर्वोत्तर ग्रीनलैंड राष्ट्रीय उद्यान के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रकृति रिजर्व माना जाता है। तो पूर्वोत्तर ग्रीनलैंड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो लद्दाख में, ये भी हमको पता हो गया। बंबल मधुमक्खी के बारे में बात करें तो लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अनुसार बंबल मधुमक्खी अन्य मधुमक्खियों को देखकर उनसे सीखकर अपने व्यवहार में सामाजिक परिवर्तन को दर्शाती है। बंबल मधुमक्खी जो है वो बाम्बिनी प्रजाति से संबंधित है। समशीतोष्ण जलवायु में पाई जाती है। 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर औसत लंबाई होती है। भूमि पर पक्षी चूहे के निर्जन घोंसलों में अपना आश्रय बनाती है। एक मादा मधुमक्खी और अन्य नर तथा श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं प्रत्येक समूह में। बरदा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ क्या है? तो गुजरात सरकार ने गिर राष्ट्रीय उद्यान से 40 शेरों को राज्य के बरदा वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित करने की योजना बनाई है। ये क्या है? गुजरात के पोरबंदर जिले में है। इसे 1979 में अभयारण्य का दर्जा दिया गया। गुजरात के मालधारी समुदाय का एक प्रमुख निवास स्थान है क्या? बरदा वन्यजीव अभयारण्य। याद रखना है, इसमें 2 प्रमुख नदियां बिलेश्वरी और जोगरी यहाँ से प्रवाहित होती 2 नदियां हैं। 2 बांध भी यहाँ पे हैं, खम्बाला और फोडारा। याद रखना। और इसमें दक्षिणी उष्णकटिबंधीय वन, दक्षिणी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन, उत्तरी उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों के साथ महत्वपूर्ण जीव ब्लू बुल, चिंकारा, ब्लैक बग यहाँ पाए जाते हैं। विश्व के सबसे प्रदूषित शहर IQ एयर की नई रिपोर्ट जारी हुई है। 2022 में वैश्विक आबादी के लगभग 90% लोगों ने अस्वास्थ्यकर वायु गुणवत्ता का अनुभव किया है। वायु गुणवत्ता की स्थिति की बात करें तो IQ एयर PM 2.5 के रूप में फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले वायु कणों की सांद्रता के आधार पर वायु गुणवत्ता के स्तर को मापता है। याद रखना, इसके अनुसार केवल 6 देशों की वायु गुणवत्ता विश्व स्वास्थ्य संगठन के सुरक्षित वायु प्रदूषण स्तर मानकों के अनुरूप थी। इनमें ऑस्ट्रेलिया है, एस्टोनिया है, फिनलैंड, ग्रेनाडा है, आइसलैंड, न्यूजीलैंड शामिल हैं। ठीक है, याद रखना। बाकी 2005 में जब WHO ने पहली बार वायु गुणवत्ता मार्गदर्शन तो कब जारी हुआ, कब से शुरू हुआ है? 2005 से शुरुआत हुई है। गुणवत्ता मार्गदर्शन प्रकाशित किया था तो वायु प्रदूषण का स्वीकार्य स्तर 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से कम था। लेकिन 2021 के नवीनतम मानक के अनुसार ये 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से नीचे कर दिया गया है। 22 वाले में 131 क्षेत्रों के 7323 शहरों से 30,000 से अधिक नियामक वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन, वायु गुणवत्ता सेंसर से वायु गुणवत्ता डाटा का उपयोग किया गया है। लाहौर विश्व में सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाला शहर बन गया है, आपको याद रखना चाहिए। और वायु गुणवत्ता की वैश्विक स्थिति देखें तो भारत और पाकिस्तान ने मध्य और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सबसे खराब वायु गुणवत्ता का अनुभव किया है। भारत और पाकिस्तान ने किया, मध्य और दक्षिण एशिया में। ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, ये IQ एयर के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित देश और इधर है शहर। देश में देखिए सबसे प्रदूषित है चाड है, उसके बाद इराक है, फिर पाकिस्तान, फिर बहरीन है, फिर बांग्लादेश है। शहरों में देखें तो सबसे ज़्यादा लाहौर, फिर होतान है, फिर भिवानी भारत में है, और फिर दिल्ली है तीसरे और चौथे नंबर पर लगातार भारत का ही शहर है, पेशावर फिर पाकिस्तान है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है? ये चर्चा में रहा है।
बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए भारत ने एक मेगा वैश्विक गठबंधन शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। 5 वर्षों में 100 मिलियन डॉलर की गारंटी फंडिंग के समर्थन का आश्वासन भी दिया गया है। इसके बारे में देखें तो ये 7 बड़ी बिल्ली प्रजाति, जिसमें बिल्ली प्रजाति कौन कौन सी बड़ी बड़ी वाली, तो इसमें बाघ है, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर, चीता के संरक्षण के लिए काम करेगा। सदस्यता इन बड़ी बिल्लियों के प्राकृतिक आवास वाले 97 देशों के साथ ही अन्य इच्छुक देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए खुली होगी। इसका उद्देश्य बड़ी बिल्लियों की सुरक्षा, संरक्षण पर बेंचमार्क प्रथाओं, क्षमता निर्माण, संसाधन भंडार, अनुसंधान, विकास, जागरूकता निर्माण आदि के संबंध में सूचना प्रसार के लिए एक मंच प्रदान करना है। इस गठबंधन के अगले कुछ महीनों में भारत में लॉन्च होने की उम्मीद भी है। यह अलायंस जो होगा वो विगत वर्ष नामीबिया से चीतों के आगमन से प्रेरित है। भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहां बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीते पाए जाते हैं, अर्थात प्यूमा और जगुआर को छोड़ दिया जाए तो भारत में सभी बड़ी बिल्लियां पाई जाती हैं। प्यूमा और जगुआर को छोड़ दिया जाए, इसे भी याद रख सकते हैं आप इसको, ठीक है। IBCA की संरचना की बात करें तो शासन संरचना में क्या क्या शामिल, सभी सदस्य देशों की एक महासभा है। 5 वर्ष की अवधि के लिए महासभा द्वारा चुने गए न्यूनतम 7 और अधिकतम 15 सदस्यों की एक परिषद है। इसका एक सचिवालय भी है। परिषद की सिफारिश पर महासभा एक विशिष्ट अवधि के लिए IBCA महासचिव की नियुक्ति भी करेगी, ठीक है। थवाइट्स ग्लेशियर, ये क्या भाई, थवाइट्स ग्लेशियर में किए गए अध्ययनों के में शोधकर्ताओं ने पाया कि इस पूरे ग्लेशियर के पिघलने की गति अपेक्षाकृत तीव्र है। इसके बारे में देखेंगे तो ये डूम्सडे ग्लेशियर के नाम से जानते हैं इसको। पश्चिम अंटार्कटिका में एक तेजी से गति करने वाला ग्लेशियर है। यह मोटे तौर पर फ्लोरिडा जितना है, चौड़ाई 120 किलोमीटर है, ठीक है। हमें यह ध्यान रखना, इस ग्लेशियर के जल से वैश्विक समुद्र स्तर में 65 सेंटीमीटर तक वृद्धि हो सकती है। 90 के दशक के उत्तरार्ध से यह लगभग 14 किलोमीटर पीछे हट गया है। यह एक बफर के रूप में कार्य करता है जो पड़ोसी ग्लेशियरों को रोकता है, ठीक है। माधव राष्ट्रीय उद्यान है, ये मध्य प्रदेश में है भाई, हमको ये इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। यहाँ से 2 बाघों को, यहाँ पर 2 बाघों को माधव राष्ट्रीय उद्यान के बलारपुर रेंज में बने बाड़ों में छोड़ा गया है, ठीक है। बात करें इसमें सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र से एक नर बाघ और बांधवगढ़ से बाघ आरक्षित क्षेत्र से एक मादा बाघ को स्थानांतरित किया गया। सतपुड़ा से नर और बांधवगढ़ से मादा बाघ को स्थानांतरित किया गया है, इसमें ध्यान रखना है। माधव राष्ट्रीय उद्यान मुगल सम्राटों और ग्वालियर के महाराजा का शिकार स्थल हुआ करता था, ध्यान रखना है। यह उद्यान बाघ संरक्षण योजना के माध्यम से संचालित देश के 32 वृहद बाघ गलियारों में शामिल है, ध्यान रखना। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की बात करें 1972 में कार्यान्वित किया जा रहा है। और माधव उद्यान के बारे में बात करें तो 1958 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला इसको। 354 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। मध्य भारत और पूर्वी घाट प्राकृतिक स्थल के रणथंभौर, कूनो, माधव, मध्य प्रदेश, राजस्थान बाघ गलियारे का ये हिस्सा है। और भारत के बाघ प्राकृतिक स्थल जो है वो शिवालिक पहाड़ी, गंगा के मैदान, मध्य भारत, पूर्वी घाट, भूदृश्य, पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्व भूदृश्य इसमें शामिल हैं। यह उद्यान विशेष रूप से सुभेद जनजातीय समूह PVTG में सहारिया जो समुदाय होता है इसके विस्थापन, पुनर्वास जैसे मुद्दों को लेकर भी चर्चा में रहता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ओके। यहाँ की बात करें तो संख्य सागर और माधव सागर झील इसके केंद्र में है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है तो नीलगाय है, चिंकारा है, हिरण है। मांसाहारी जानवर देखें तेंदुआ, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, जंगली सुअर, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं फिर। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पे पायलट व्हेल है। पायलट व्हेल के बारे में बात करें तो श्रीलंका के पश्चिमी तट पर स्थित कल्पितिया के तट के समीप 14 पायलट व्हेल को असहाय अवस्था में पाया गया है। ये है पायलट व्हेल, ठीक है। इसके बारे में देखें तो यह वस्तुतः डॉल्फिन परिवार के सबसे बड़े सदस्यों में से एक है, जिसे ब्लैक फिश पोथेड व्हेल भी कहते हैं। ग्लोबिसेफला जीनस से संबंधित सीतासियन हैं। इसे समुद्री स्तनपायी संरक्षण विनियम 1992 के तहत संरक्षित किया गया है। उन्हें पायलट व्हेल नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये सामाजिक समूह में एक पायलट का अनुसरण करती हैं। इनकी प्रमुख विशेषता क्या है? इनका प्रमुख विशेषता गोल उभरा हुआ सिर है, छोटी चोंच होती है, जैसे थूथुन और पतले नुकीले फ्लिपर्स इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। ओरंगुटान के बारे में बात करेंगे। ओरंगुटान के बारे में बात करें तो चेन्नई के रेड हिल्स क्षेत्र में, मतलब रेड हिल्स क्षेत्र कहाँ है तो भैया चेन्नई में है। इसमें ओरंगुटान की तस्करी करने वाले समूह की सहायता करने के लिए एक सब इंस्पेक्टर सहित 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। ओरंगुटान के बारे में बात करें तो इसे जंगल का आदमी या फिर बनमानुस कहते हैं, याद रखना है। इसका जो जीन है 96.4% मनुष्य के जीन से मिलता जुलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अपने विशिष्ट लाल फर के लिए पहचाने जाने वाला ये ओरंगुटान सबसे बड़े वृक्षवासी स्तनपायी हैं जो अपना अधिकांश समय वृक्षों पर बिताते हैं। प्रजाति की बात करें तो प्रजातियां इनकी 3 हैं। एक है बोर्नियन ओरंगुटान,
जो IUCN की लाल सूची में लुप्त प्राय श्रेणी में है, सुमात्राई ओरंगुटान। अब ये क्या है भाई, ये देखिए ये लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, आपको ध्यान रखना चाहिए। और तीसरा है तपनौली ओरंगुटान, ये भी लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है। तीनों प्रजातियों में तपनौली ओरंगुटान जो है वो सबसे दुर्लभ प्रजाति है और इनकी संख्या जो है अब 800 करीब आंकी गई है अभी, ठीक है। ओरंगुटान का महत्व क्या है, तो ओरंगुटान को जंगल का माली कहा जाता है। जंगल का माली कहा जाता है तो मतलब क्या है, वो वनस्पतियों की रक्षा भी करता है ना, ऐसा हो उसके लिए है। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे अगर देखें इधर, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2023, ये क्या है भाई, बंगाल में ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2023 में बंगाल में सबसे ज़्यादा 489 प्रजातियां दर्ज की गई हैं। भारत GBBC 2023 में शामिल कुल 190 देशों में एक था, आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर चेकलिस्ट श्रेणी में देखें तो केरल ने 9768 पक्षियों की सूची के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जबकि महाराष्ट्र दूसरा और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के बारे में बात करें तो ये देखिए, इसको 1998 में ऑर्निथोलॉजी एंड नेशनल ऑडुबॉन सोसाइटी के कॉर्नेल लैब द्वारा लॉन्च किया गया था। यह जंगली पक्षियों पर डाटा एकत्र करने, लगभग वास्तविक समय में परिणाम प्रदर्शित करने वाली पहली ऑनलाइन नागरिक विज्ञान परियोजना है। इसे प्रतिवर्ष फरवरी के मध्य में आयोजित किया जाता है। भारत में GBBC का आयोजन बर्ड काउंट इंडिया द्वारा किया जाता है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। बर्ड काउंट इंडिया पक्षियों के वितरण, उनकी आबादी के बारे में सामूहिक ज्ञान बढ़ाने के लिए एक साथ काम करने वाले संगठनों समूहों की एक अनौपचारिक साझेदारी भी है, ठीक है। आगे चलते विज्ञान प्रौद्योगिकी संबंधित बात करेंगे। कोडाइकनाल सौर वेधशाला, इससे संबंधित हम बात करेंगे तो यहाँ पे प्रमुख बिंदु के रूप में देखेंगे भारतीय खगोल भौतिकी संस्था बेंगलुरु, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल के सौर भौतिकविदों ने विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के तहत 1904 से 2017 तक की 1,48,100 छवियों को डिजिटाइज किया है। तो ये किसने किया, कोडाइकनाल सौर वेधशाला का इसमें नाम है, हमें ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है, इसी द्वारा कैप्चर किया गया है। वेधशाला का संक्षिप्त इतिहास देखें तो कोडाइकनाल सूर्य का अध्ययन करने वाली भारत की सबसे पुरानी वेधशालाओं में से एक है। इसका स्वामित्व और संचालन IIA द्वारा किया जाता है। इस सौर वेधशाला को स्थापित करने का अंतिम निर्णय 1893 में लिया गया। तमिलनाडु में कोडाइकनाल को इसकी अत्यधिक ऊंचाई और धूल रहित वातावरण के कारण चुना गया था, ये है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें जब आगे देखेंगे उपयोग के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम सीधे आ जाएंगे अल्मा टेलीस्कोप पे। ये क्या है, अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे टेलीस्कोप के सॉफ्टवेयर, अल्मा का फुल फॉर्म है, ठीक है, कि इस सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का उन्नयन किया जा रहा है। इसके उन्नयन में लगभग 5 वर्ष का समय लगेगा। $37 मिलियन की लागत भी इसमें आएगी। इसका सबसे महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण इसके कोरिलेटर का प्रतिस्थापन होगा, जो एक सुपर कंप्यूटर है। यह विशिष्ट एंटीना से इनपुट को जोड़ता है और खगोलविदों को आकाशीय पिंडों की अत्यधिक विस्तृत छवियों में सक्षम भी बनाता है। अल्मा टेलीस्कोप के बारे में बात करें तो अल्मा उत्तरी चिली के अटाकामा रेगिस्तान में स्थित 66 एंटीना वाला एक अत्याधुनिक रेडियो टेलीस्कोप है, आपको पता होना चाहिए। कहाँ पर है, तो चिली में है, अटाकामा में है, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे। अपनी असाधारण संवेदनशीलता के चलते यह टेलीस्कोप अत्यधिक धुंधले रेडियो संकेतों का भी पता लगाने में सक्षम है। 2013 में पूर्ण रूप से कार्यात्मक इस रेडियो टेलीस्कोप को अमेरिका के राष्ट्रीय रेडियो खगोल विज्ञान वेधशाला NRAO, जापान के राष्ट्रीय रेडियो खगोल विज्ञान वेधशाला NAOJ और यूरोपीय दक्षिण वेधशाला ESO द्वारा डिजाइन, निर्मित और नियोजित किया गया है, ठीक है। यह टेलीस्कोप अमेरिका, यूरोप के 16 देश, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, चिली के बीच साझेदारी के तहत संचालित किया जाता है, ठीक है। अटाकामा रेगिस्तान के में स्थापित किए जाने का कारण क्या था, ये भी पता होना चाहिए। तो अल्मा जो है चिली के अटाकामा रेगिस्तान में चजनंतोर पठार पर, चजनंतोर पठार देखो कहाँ है, ये आपको पता चल जाएगा। चजनंतोर पठार कहाँ है, तो अटाकामा रेगिस्तान में पाया जाएगा। इस समुद्र तल से 16,570 फीट, लगभग 5,000 मीटर ऊंचा है, ठीक है। यहाँ टेलीस्कोप मिलीमीटर सब मिलीमीटर रेडियो तरंगों पर कार्य करता है, जो पृथ्वी पर वायुमंडलीय जल वाष्प अवशोषण के प्रति अति संवेदनशील होता है। अल्मा द्वारा की गई कुल उल्लेखनीय खोजों के बारे में बात करें तो 2013 में इसने स्टार बर्स्ट आकाशगंगाओं की खोज की, जिससे पता चला कि यह आकाशगंगाएं ब्रह्मांड के इतिहास में अनुमानित समय से बहुत पहले से अस्तित्व में हैं। तो स्टार बर्स्ट आकाशगंगाओं की खोज किसने की थी, तो इसने की थी, अल्मा ने की थी, ठीक है। ये HL टॉरी के आसपास के प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क की विस्तृत छवियां प्रदान की हैं इसने, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है।
आगे चलें तो वह इस बात करेंगे कि एच एल टॉरी पृथ्वी से लगभग 450 प्रकाश वर्ष दूर टॉरस नक्षत्र मंडल में एक अत्यधिक युवा टी टॉरी तारा है। ये आपको पता होना चाहिए। 2015 में इस टेलीस्कोप ने खगोलविदों को आइंस्टीन वलय के रूप में भी जानकारी दी थी। 2015 में कब खोजा गया आइंस्टीन वलय? तो 2015 में किसने खोजा? तो अल्मा ने खोजा था। ठीक है, आइंस्टीन वलय को चार्ल्सन वलय भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये ध्यान रखिए कि ये तब निर्मित होता है जब किसी आकाशगंगा या तारे से पृथ्वी पर आने वाला प्रकाश रास्ते में विशाल खगोलीय पिंड से गुजरता है। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में इसने पृथ्वी की आकाश गंगा मिल्की वे के केंद्र में विशालकाय ब्लैक होल की पहली छवि प्रदान की। मई 2022 में खगोलविदों द्वारा इस छवि का अनावरण भी किया गया था। H3N2 वायरस, इसकी बात करें तो इन्फ्लुएंजा ए के उपप्रकार H3N2 वायरस के कारण भारत के कुछ हिस्सों में मृत्यु के मामले दर्ज हुए हैं। ये क्या है भाई? इन्फ्लुएंजा वायरस फ्लू नामक संक्रामक बीमारी का कारण बनता है। ये A, B, C और D अलग अलग प्रकार के होता है। इन्फ्लुएंजा ए को अलग अलग उप प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, जिनमें से H3N2 एक है। ये क्या है? ये वायरस 1968 की फ्लू महामारी का कारण था, जिससे दुनिया भर में लगभग 10 लाख लोगों की मौत हुई थी। इसकी शुरुआत हांगकांग में हुई थी, ध्यान रखना चाहिए। इसमें खांसी, बुखार, शरीर दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, नाक बहना, अत्यधिक थकान, ये सब क्या है? इसके लक्षण हैं। आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि लक्षण भी हो सकता है पूछ लिया जाए आपसे। ठीक है, उपचार क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने H3N2 के लिए H1N1 के उपचार में प्रयोग होने वाली दवा ओसेल्टामिवीर की सिफारिश की है। अब देखिए, प्रमुख इन्फ्लुएंजा बीमारियां हैं, उसमें वायरस है, प्रसिद्ध नाम है वर्ष है। तो H1N1 जिसको स्पेनिश फ्लू महामारी कहते हैं 1918 में आई थी। H2N2 है जो एशियाई फ्लू महामारी 1957 में आई थी। अब H3N2 हांगकांग फ्लू महामारी कहते हैं इसको, 1968 में आई हुई थी। ठीक है, आगे बात करें बायो कंप्यूटर की, तो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस नामक अनुसंधान की रूपरेखा तैयार की है। इसका उद्देश्य क्या है? बायो कंप्यूटर का विकास करना। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बायो कंप्यूटर क्या है? बायो कंप्यूटर में प्रयोगशाला में विकसित मस्तिष्क संवर्धन को वास्तविक दुनिया के सेंसर और इनपुट आउटपुट डिवाइस से जोड़ा जाता है। प्रमुख बिंदु की बात करें तो इसमें चूहे के मस्तिष्क पर इसका परीक्षण किया गया है। मस्तिष्क का अध्ययन करने के लिए चूहे एक सरल और अधिक सुलभ प्रणाली प्रदान करते हैं। हालांकि संरचना और कार्य में कई अंतर हैं और कृंतकों तथा मनुष्यों की संज्ञानात्मक क्षमताओं में स्पष्ट अंतर भी होता है। ठीक है, याद रखना यहाँ पे ये लघु मस्तिष्क जो 4 मिलीमीटर तक के आकार के साथ मानव स्टेम सेल का उपयोग करके बनाए गए और एक विकासशील मानव मस्तिष्क की कई संरचनात्मक और कार्यात्मक विशेषताओं को इसमें शामिल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें नया बायो कंप्यूटर क्या है। तो शोधकर्ताओं की योजना है बायो कंप्यूटर बनाने के लिए आधुनिक कंप्यूटिंग विधियों के साथ मस्तिष्क के अंगों को जोड़ना, ये यही चाहते हैं। शोधकर्ताओं ने कई इलेक्ट्रोड के साथ चिपकाई गई लचीली संरचनाओं के अंदर ऑर्गेनॉइड को बढ़ाकर मशीन लर्निंग के साथ ऑर्गेनॉइड को जोड़ने की योजना की घोषणा की है। वैज्ञानिक माइक्रो इलेक्ट्रोड सारणी जो एरे के शीर्ष पर मानव न्यूरॉन्स विकसित करने में सक्षम थे, जो इन न्यूरॉन्स को रिकॉर्ड व उत्तेजित कर सकते थे। ठीक है, ये बातें हमको ध्यान में रखनी चाहिए। आगे बात करें दवाओं के नैदानिक परीक्षण का प्रायोगिक विकल्प। फिलहाल इसके बारे में कुछ नहीं बात करेंगे। ठीक है, इसके बारे में कुछ नहीं है ऐसा। शुक्र पर सक्रिय ज्वालामुखी के साक्ष्य मिले हैं, ये हमें देख लेना चाहिए, जरूरी है। एक हालिया अध्ययन में पहली बार शुक्र ग्रह की सतह पर ज्वालामुखीय गतिविधि के प्रत्यक्ष भूवैज्ञानिक साक्ष्य मिले हुए हैं। 90-92 के बीच नासा के मैगेलन अंतरिक्षयान द्वारा ली गई शुक्र की तस्वीरों के आधार पर, ये आपको पता होना चाहिए भाई, ये खोज जो हुई है किसके आधार पर हुई है। इस दौरान शोधकर्ताओं ने ये 90-92 के बीच नासा के मैगेलन अंतरिक्षयान द्वारा ली गई शुक्र की तस्वीरों के आधार पर इसकी खोज की गई है। ठीक है, शोधकर्ताओं ने ग्रह के एटला रेजियो क्षेत्र, कहाँ एटला रेजियो क्षेत्र को देखा, जहां शुक्र के 2 सबसे बड़े ज्वालामुखी, क्या का नाम है उनका, नाम है ओजा मॉन्स और मॉट मॉन्स। ठीक है, ज्वालामुखी को उत्तर में एक छिद्र देखा गया, यह मॉट मॉन्स ज्वालामुखी का हिस्सा है, जिसमें फरवरी अक्टूबर 1991 के दौरान आकार में महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया। यह छिद्र 2.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। ठीक है, फिर एक चीज़ और, इसमें ज्वालामुखी किसी ग्रह के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी प्रदान करने के महत्वपूर्ण होते हैं, ये आपको ऐसे भी पता होना चाहिए, वैसे जो भूगोल पढ़े हैं तो आपको पता ही होगा। अगले दशक में 3 नए शुक्र मिशन लॉन्च किए जाएंगे, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो कौन कौन से हैं? एक है यूरोपियन एनविजन ऑर्बिटर, नासा का दा विंची है और वेरिटास मिशन है। तो ये तीनों मिशन किससे संबंधित है? तो ये शुक्र से संबंधित हैं। शुक्र ग्रह के बारे में आपको सब कुछ पता है, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी के जुड़वा बहन, ये सब आपको जानते ही हैं। 243 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है।
लेकिन शुक्र का अधिकांश वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, इसलिए इसका तापमान बहुत अधिक है। ये आपको जानने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे देखेंगे तो अत्यधिक तापमान अम्लीय वातावरण इस ग्रह पर जीवन को लगभग असंभव बना देता है। यह सौरमंडल के अन्य सभी ग्रहों के विपरीत तथा यूरेनस के समान पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। बोर्थेकेरा क्या है? बोर्थेकेरा के बारे में बात करें तो विज्ञान प्रौद्योगिकी में उन्नत अध्ययन संस्थान के अनुसार बोर्थेकेरा फल कार्डियक हाइपरट्रॉफी इंडिकेटर ऑक्सीडेटिव तनाव और हृदय की सूजन को कम करता है। ठीक है, प्रमुख बिंदु के बारे में बात करें, बोर्थेकेरा असम में पाया जाने वाला एक औषधीय फल है। असम में मिलता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है गार्सिनिया पेडुनकुलाटा। इसे एंटी इंफ्लेमेटरी, एंथेलमिंटिक, जीवाणुरोधी, एंटी फंगल, एंटी डायबिटिक, हाइपोलिपिडेमिक, नेफ्रोप्रोटेक्टिव, न्यूरोप्रोटेक्टिव गतिविधि जैसे चिकित्सीय गुणों के लिए जाना जाता है इसको। ठीक है, आगे बात करें, नाम क्या था इसका? नाम था बोर्थेकेरा। बिस्फेनॉल ए क्या है? ये टॉक्सिक्स लिंक द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार शिशुओं के लिए दूध पिलाने वाली बोतलों में बिस्फेनॉल ए के उपयोग पर प्रतिबंध होने के बावजूद भारतीय बाजार में बेची जाने वाली दूध की कुछ बोतलों और कपों में यह जहरीला रसायन पाया जाता है। ठीक है, बिस्फेनॉल क्या है? एक रसायन होता है जो प्लास्टिक और रेजिन के निर्माण के लिए अन्य रसायनों के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है। यह फिनोल और एसीटोन के संघनन द्वारा निर्मित होता पता होना चाहिए। बिस्फेनॉल ए आधारित प्लास्टिक पारदर्शी और दृढ़ होती है। इसका उपयोग पेय कंटेनर, कॉम्पैक्ट डिस्क, प्लास्टिक डिनरवेयर, प्रभाव प्रतिरोधी सुरक्षा उपकरण, ऑटोमोबाइल पार्ट्स और खिलौने आदि के निर्माण में किया जाता है। यह मनुष्य और जानवरों में वेक्टर जनित रोगों के प्रचार के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है। तो ये भी आपको पता है। मारबर्ग वायरस की बात करें तो मारबर्ग वायरस जो है अफ्रीकी देश गिनी में इसका मामला आया है और ये क्या है? रक्तस्रावी बुखार का कारण बनता है। याद रखना, इबोला की तरह ये फिलोवीरिडे परिवार का सदस्य है। इसमें इसके प्राकृतिक परपोषी रोसेटस फ्रूट बैट हैं, जबकि मानव में संक्रमण के स्रोत अफ्रीकन ग्रीन मंकी थे। बाद में क्या होता है? इसमें देखिए, दांत, शरीर में ऐंठन के लक्षण होते हैं, उल्टी, दस्त, पेट दर्द, ये सब होता रहता है। ठीक है, बुखार सुखार चढ़ता रहता है। फिर नाक में सूर्य से अत्यधिक रक्तस्राव होता है, जिसके कारण आदमी की मृत्यु हो जाती है। इसका प्रसार पहली बार 1967 में जर्मनी के मारबर्ग और फ्रैंकफर्ट के अतिरिक्त बेलग्रेड और सर्बिया में हुआ था। हो सकता है इसीलिए इसका नाम मारबर्ग वायरस रखा गया। रमन प्रभाव की बात करें, देखो भैया, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस वर्ष क्या हुआ? विज्ञान की थीम जो रही है वो रही है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। ठीक है, थीम क्या रही विज्ञान दिवस की? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग रही। ठीक है, ये याद रखना। रमन प्रभाव के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। रमन प्रभाव क्या है? याद रखना, सर सीवी रमन को 1930 में भौतिक इसी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। क्या इसमें देखेंगे, यह खोज रसायन विज्ञान में एक नए क्षेत्र को जन्म देती है जिसे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के रूप में जाना जाता है, जो कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों यौगिकों के लिए गैर विनाशकारी रासायनिक विश्लेषण करने संबंधी एक बुनियादी विश्लेषणात्मक उपकरण है। वैभव फेलोशिप हमने पहले पढ़ रखा है, तो उसी के बारे में यहाँ पे उन्होंने दे रखा है। ऊर्जा की बात करें तो सैंड बैटरी है। सैंड बैटरी क्या है? तो फिनलैंड ने विश्व की पहली पूरी तरह से कार्यात्मक सैंड बैटरी स्थापित की। किसने की है? फिनलैंड ने की है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। सैंड बैटरी लंबी अवधि के लिए हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम होती है। ध्यान रखना चाहिए, इसका मुख्य उद्देश्य अतिरिक्त पवन और सौर ऊर्जा के लिए उच्च शक्ति और क्षमता वाले भंडारण के रूप में काम करना है। रक्षा की बात करें, INS एंड्रोथ, ये क्या है? INS एंड्रोथ की बात करेंगे तो 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट श्रृंखला का ये दूसरा युद्धपोत है। आपको याद रखना चाहिए, कोलकाता में लॉन्च किया गया है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। किसकी श्रृंखला का? एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट की श्रृंखला का दूसरा युद्धपोत है एंड्रोथ, जो कि कोलकाता में लॉन्च हुआ है। लंबाई है 77.6 मीटर और 10.5 मीटर चौड़ा है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा बनाया गया है। ये भी याद रखना है, 3 डीजल चालित जल जेट द्वारा संचालित होगा। अधिकतम इसकी जो गति होगी 25 समुद्री मील होगी। इसकी प्राथमिक भूमिका तटीय जल में पनडुब्बी रोधी संचालन, कम तीव्रता वाले समुद्री संचालन और माइंस बिछाने का संचालन करना है। यह युद्धपोत हल्के टॉर्पीडो ASW रॉकेट क्लोज इन हथियार प्रणाली और 16.7 मिलीमीटर स्थिर रिमोट नियंत्रित बंदूकों से लैस है। इस श्रृंखला का पहला पोत INS अर्नाला
था जो कुछ माह पहले ही लॉन्च हुआ है। तो पहला ये है, दूसरा एंड्रोथ है। INS एंड्रोथ का नाम लक्षद्वीप समूह में स्थित सबसे बड़े और लंबे द्वीप एंड्रोथ द्वीप से लिया गया है। जासूसी गुब्बारा के बारे में बात करें तो इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि अभी USA ने चीन का एक जासूसी गुब्बारा पकड़ा है, ठीक है, हवा में ही उसको नष्ट कर दिया था। ऐसा अनुमान है कि वो जासूसी गुब्बारा जो था वहाँ के वो अमेरिका पर निगरानी रख रहा था, ठीक है, ये इसीलिए अमेरिका ने उसको मार गिराया है। इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। वैमानिक तकनीकी के विकास से पहले दुश्मन की स्थिति और उसकी गतिविधि का पता लगाने का प्राथमिक साधन जासूसी गुब्बारे ही होते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तकनीकी के विकास के साथ इन गुब्बारों का अधिक ऊंचाई पर उपयोग होने लगा, ठीक है। प्रोजेक्ट जेनेट क्या है ये आपको पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट जेनेट वैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी सेना ने अधिक ऊंचाई वाले जासूसी गुब्बारों के उपयोग से जुड़ी तकनीक विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट जेनेट की शुरुआत की थी। तो हो सब पूछा जा सकता है प्रोजेक्ट जेनेट क्या था। इसके तहत 1950 के दशक में US ने सोवियत संघ की जासूसी के लिए उसके क्षेत्र में कई फोटोग्राफिक गुब्बारे उड़ाए थे, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इसमें और कुछ नहीं है। कृषि की बात करें, नैनो तरल DAP, तो ये क्या है? सरकार ने भारत में नैनो तरल DAP उर्वरक लॉन्च करने की मंजूरी दी है। इसे उर्वरक नियंत्रण आदेश में अधिसूचित किया गया है। नैनो तरल DAP के बारे में बात करें तो ये एक सांद्र फॉस्फेट आधारित उर्वरक होता है। यह फसल की वृद्धि और विकास चक्र के दौरान फास्फोरस पोषण प्रदान करता है। नैनो तरल DAP का विकास संयुक्त रूप से एक निजी संस्था, कौन सी है भाई? कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड के सहयोग से भारतीय किसान उर्वरक सहकारिता लिमिटेड IFFCO द्वारा किया गया है। देखिए, ठीक है। DAP की 500 मिलीलीटर की एक बोतल की कीमत 600 रुपया है। नैनो तरल DAP की एक बोतल DAP के एक बैग के बराबर, जिसकी वर्तमान कीमत है 1350 रुपया, मतलब जहाँ 1350 लग रहा है वहाँ अब 600 लगेगा। लाभ है कि यूरिया के बाद देश में दूसरा सबसे अधिक उपभोग किया जाने वाला उर्वरक है DAP, तो इससे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, राहत मिलेगी। और दूसरी चीज़ है कि नैनो तरल DAP भारत के उर्वरक आयात बिल को भी कम करने में मदद करेगा, ठीक है। इससे गैर यूरिया उर्वरकों पर वार्षिक सब्सिडी को कम करने में भी मदद मिलेगी। ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें एक चीज़ और याद रखेंगे कि नैनो तरल DAP के उपयोग से किसानों की इनपुट लागत में कमी आएगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि भी हो जाएगी, ठीक है। उर्वरक नियंत्रण आदेश की बात करें, ठीक है, नहीं तो फिर हम उर्वरक नियंत्रण आदेश क्या क्या निर्धारित करता है, तो इसमें उत्पादवार विनिर्देश होता है। मृदा में उर्वरक के रूप में उपयोग के लिए कौन से पदार्थ योग्य हैं ये भी निर्धारित होगा। उर्वरकों के नमूने विश्लेषण के तरीके निर्धारित होंगे। उर्वरकों के निर्माता डीलर के रूप में लाइसेंस पंजीकरण प्राप्त करने की प्रक्रिया और उसके व्यापार आदि के लिए पूरी की जाने वाली शर्तें इसमें शामिल हैं, ठीक है। आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम क्या है भाई, अब ये भी बात करें तो फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 10 स्वच्छ पौध केंद्रों की स्थापना की योजना बनाई है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि इसमें उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 23-24 में आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा हुई है, ठीक है। इसका संचालन कौन करेगा, तो कार्य राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा किया जाएगा। 2030 तक, मतलब अगले 7 साल तक 2200 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ सेब, अखरोट, बादाम, अंगूर, आम, अनार फसलों के लिए 10 स्वच्छ पौध केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन स्वच्छ पौध केंद्रों को पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। इसका लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य है बागवानी फसलों की उपज में वृद्धि करना, जलवायु अनुकूल किस्मों का विकास करना, उन्हें अपनाना और विभिन्न रोग नियंत्रण उपायों को अपनाकर बागवानी पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करना है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1994 में की गई। इसकी स्थापना की थी डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में विनाशवान कृषि उत्पादों पर समूह की सिफारिशों के आधार पर की गई थी, ठीक है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया है। मुख्यालय इसका गुरुग्राम में है। उद्देश्य बागवानी उद्योग के एकीकृत विकास में सुधार कर और फलों सब्जियों के उत्पादन प्रसंस्करण को बनाए रखने, समन्वय बनाने में मदद करना है। बात करें मीरा पहल की, तो मीरा पहल के बारे में बात करें तो इसमें भारत ने मोटे अनाजों की खपत और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीरा पहल की घोषणा की है। मीरा पहल क्या है, तो मीरा मतलब होता है मिलेट्स इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस, ठीक, ये है इसका फुल फॉर्म, आपको ध्यान रखना चाहिए। इस सब पहल के लिए भारत जो है सीड मनी का योगदान देगा। भारत क्या देगा, सीड मनी का योगदान, जबकि प्रत्येक G20 सदस्य को सदस्यता शुल्क के रूप में इसमें योगदान देना होगा। इसमें संबंधित
मसौदा चार्टर को इंदौर में आयोजित G20 कृषि प्रतिनिधियों की पहली बैठक में अनुमोदन के लिए रखा जाएगा और सचिवालय इसका नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। HD3385, तो ये क्या है भाई? HD3385 ये गेहूं की एक नई किस्म है, विकसित की हुई है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों के द्वारा की गई है। गर्मी से प्रभावित ना होने वाली किस्म है। ठीक है, याद रखना। इसमें एक चीज़ याद रखना है कि गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में अधिकतम न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया है, तो इसलिए ऐसा कुछ अनुभव किया गया है। जलवायु परिवर्तन की ऐसी दशाओं में ने भारत की गेहूं की फसल को दाने बनने, उनके पोषण के अंतिम चरण के दौरान टर्मिनल हीट स्टेट की प्रति संवेदनशील बना दिया है। गेहूं की नई किस्मों के बारे में बात करें तो HD3385 है, जो 7.5 टन प्रति हेक्टेयर के लगभग है। इसकी उत्पादकता, पौधे की लंबाई होती है, ऊंचाई होती 95 सेंटीमीटर। ठीक है, IARI ने HD3385 किस्म को पौध किस्म किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम के साथ पंजीकृत भी कराया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। PPVFRA के साथ गेहूं की किस्म का पंजीकरण बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। HDCSW18 क्या है? तो ये 2016 में अधिसूचित किया गया था, याद रखना है। और इसका उत्पादन प्रति हेक्टेयर 7 टन से अधिक है। हालांकि इसके पौधे की लंबाई 105 से 110 सेंटीमीटर होती है, जो इसे बालियों के अनाज से भारी होने के कारण झुकने के लिए प्रवण भी बना देती है। ठीक है, ध्यान रखना इसका। HD3410 क्या है? तो ये गेहूं की किस्म है, 2022 में जारी हुई थी और अपेक्षाकृत कम होती है इसकी ऊंचाई और उत्पादकता भी 7.5 टन प्रति हेक्टेयर होती है। पौध किस्म और कृषि अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की अगर बात कर लें तो इसकी स्थापना हुई थी पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 के प्रावधानों के तहत की गई थी। यह एक सांविधिक संस्था है। ये इसका काम क्या है? तो काम है पौधा किस्मों, कृषकों, पादप प्रजनकों के अधिकारों की रक्षा करना, पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली की स्थापना करना, कृषकों को उच्च गुणवत्तापूर्ण बीज और रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये सब इसका काम है। मुलेठी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश संगठित रूप से मुलेठी की व्यावसायिक खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। मुलेठी क्या है भाई? स्वाद वाली 12 मासी झाड़ी होती है, मीठे स्वाद वाली। आयुर्वेद में इसे कहा गया यष्टि मधु के नाम से जाना जाता है। मुलेठी में ग्लाइसिरिजिन की उपस्थिति इसके स्वाद का और मीठे स्वाद का कारण होती है। ये आपको पता होना चाहिए कि मुलेठी में जो मिठास होती है वो किसके कारण होती है? तो वो होती है ग्लाइसिरिजिन की उपस्थिति का, जो सुक्रोज से 50 गुना अधिक मीठा होता है। ठीक है, आगे बात करें खेती के लिए उपयुक्त जलवायु क्या है? यह पौधा शुष्क और भूधूप वाली जलवायु में उगता है और प्राकृतिक रूप से यह एशिया के शुष्क समशीतोष्ण भागों में पाया जाता है। मुलेठी मुख्य रूप से अफगानिस्तान में उगाई जाती है, जबकि छोटे उत्पादक देशों में पाकिस्तान, चीन, नेपाल और उसमें भारत भी शामिल है। भारत और अफगानिस्तान, चीन, नेपाल से सालाना 8,047 टन मुलेठी का आयात किया जाता है। इन आयातों को कम करने के लिए भारत ने मुलेठी की संगठित खेती शुरू की है। चलिए, उपयोग क्या है? इसका उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं में किया जाता है, प्राकृतिक मधुरक के रूप में, कैंडी तंबाकू में फ्लेवरिंग के रूप में। यह वक्ष और फेफड़ों के रोगों, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, गुर्दे, हृदय रोगों, खांसी, निम्न रक्तचाप, यकृत विषाक्तता, अग्नाशय संबंधी विकारों के इलाज के लिए पारंपरिक दवाओं के भी प्रयोग किए जाते हैं। योजना और कार्यक्रम की बात करेंगे अब। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो एक है PM मित्रा पार्क। केंद्र सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए 7 प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क स्थापित करने हेतु स्थलों की घोषणा कर दी है। ये पार्क कहाँ कहाँ होंगे भैया? तो तमिलनाडु में होगा, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थापित होंगे। PM मित्रा पार्क जो है ये विश्व स्तरीय औद्योगिक अवसंरचना तैयार करने में मदद करेगा, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित करने के साथ ही इस क्षेत्र में नवाचार और रोजगार सृजन को प्रोत्साहन भी करेगा। वस्त्र मंत्रालय इनका नोडल मंत्रालय है। प्रत्येक पार्क के लिए केंद्र राज्य सरकार के स्वामित्व वाला एक विशेष उद्देश्य वाहन स्थापित किया जाएगा, SPV। ठीक है, वस्त्र मंत्रालय पार्क SPV को विकास के लिए पूंजीगत सहायता के तौर पर प्रति पार्क 500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। PM मित्र पार्क में बात करें तो इसमें इकाइयों के तेजी से कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति पार्क 300 करोड़ रुपए तक का प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहन समर्थन भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है,
ताकि कंपटीशन बढ़ेगा और काम जल्दी हो जाएगा, अच्छा काम होगा। प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र परिधान पार्क की योजना क्या है? तो देखिए, शुरुआत हुई थी 2021 में और चलेगी 2027-28 तक। ये योजना 5F क्या है विजन? इसका खेत मतलब फार्म, रेशा फाइबर, कारखाना फैक्ट्री, फैशन है, विदेशी फॉर्म पर आधारित है। इसका उद्देश्य वस्त्र उद्योग में निवेश आकर्षित करना, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना, भारतीय वस्त्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना, वस्त्र उद्योग में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। ग्रीनफील्ड पीएम मित्रा पार्क के लिए भारत सरकार परियोजना लागत का 30% विकास पूंजी सहायता प्रदान करेगी, जिसकी अधिकतम सीमा है 500 करोड़ रुपए है। ठीक है। ब्राउनफील्ड स्थलों के लिए मूल्यांकन के बाद विकास पूंजी सहायता शेष बकाया बुनियादी ढांचे की परियोजना लागत की 30% होगी। ये भी बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है। महत्वपूर्ण सूचकांक और रिपोर्ट देखी जाएगी तो इसमें कामकाजी महिलाओं के जीवन चक्र पर विश्व बैंक का सूचकांक जारी हुआ है। 2023 है महिला व्यवसाय और कानून 2023 सूचकांक है, विश्व बैंक का है, आपको याद रखना है। ठीक है। और ये कामकाजी महिलाओं के जीवन चक्र पर सूचकांक है, याद रखना। वैश्विक स्थिति की बात करें तो यह 100 स्कोर जो हाईएस्ट है, सबसे अच्छा स्कोर वो 100 है और 100 उसको प्राप्त है जो सभी 8 संकेतकों पर पुरुषों के साथ बराबरी की है महिलाओं ने। इसमें 190 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया। इसमें से 14 ऐसी हैं जो 100 का स्कोर प्राप्त कर चुके हैं। उनमें बेल्जियम है, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, लातविया, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन और स्वीडन है। भारत की स्थिति की बात करें तो भारत 100 में से 74.4 अंक प्राप्त किया है। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को प्रभावित करने वाले कानूनों, विनियमों और प्रथाओं जैसे कारकों को मापता है। दक्षिण एशिया क्षेत्र, ये भी पूछा जाता है, क्षेत्र वाइज पूछा जाता है, तो दक्षिण एशिया क्षेत्र का औसत स्कोर है 63.7 से बेहतर प्रदर्शन किया है भारत ने। भारत का स्कोर लेकिन नेपाल से कम है और नेपाल का कितना है 80.6 है। ठीक है। सूचकांक की बात करें तो ये 3 श्रेणियों में बांटा गया। एक रोजगार शुरू करने, रोजगार के दौरान और रोजगार के बाद की स्थिति। प्रत्येक श्रेणी महिलाओं द्वारा उनके करियर के विभिन्न चरणों में सामना की जाने वाली विशिष्ट चुनौतियों और अवसरों को मापती है, याद रखना। उद्देश्य क्या है? नीति निर्माताओं, हितधारकों को डाटा और अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। ठीक है, ये याद रखना। भारत की बात करें तो भारत ने मातृत्व लाभ और भेदभाव विरोधी कानूनों जैसे क्षेत्रों में प्रगति की है, लेकिन समान वेतन और वित्त तक पहुंच जैसे क्षेत्रों में अभी भी महत्वपूर्ण अंतर विद्यमान है। ये आपको पता होना चाहिए कौन से क्षेत्र में अच्छी स्थिति। भारत महिलाओं के वेतन को प्रभावित करने वाले कानूनों, शिशु जन्म के बाद महिलाओं के कार्य को प्रभावित करने वाले कानूनों, व्यवसाय शुरू करने संचालन करने वाली महिलाओं की बाधाओं, संपत्ति विरासत में लिंग अंतराल, महिलाओं के पेंशन के आकार को प्रभावित करने वाले कानूनों के मामले में पीछे है। ठीक है। सुझाव की बात नहीं करेंगे क्योंकि वुमेन्स का टॉपिक हो जाएगा, सुझाव भी आपको देना पड़ता है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की बात करें तो इसको जारी किया है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने 2023 जारी किया है। इसमें जो जारी हुआ इसके अनुसार हमलों और मौतों में क्रमशः 75 और 58% की गिरावट आई तो है, लेकिन अफगानिस्तान लगातार चौथे साल आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश बना हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार इसमें राज्य द्वारा दमन और राज्य अभिकर्ताओं द्वारा हिंसा के कृत्यों को शामिल नहीं किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। तालिबान द्वारा किए गए कार्य रिपोर्ट के दायरे में शामिल नहीं है क्योंकि अब वे सरकार का संचालन कर रहे हैं। ठीक है। भारत की स्थिति की बात करें तो सूचकांक में 93 देशों को शामिल किया गया है। मामूली सुधार हुआ है, भारत को इसमें 13वां स्थान मिला है। ठीक है। सर्वाधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित 25 देशों में शामिल होने के बावजूद भारतीयों ने युद्ध और आतंकवाद को अपनी दैनिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में नहीं माना है। ठीक है। वैश्विक परिदृश्य की बात करें विश्व स्तर पर आतंकवाद से होने वाली मौतों में 9% की गिरावट के साथ कुल 6701 लोगों की मौत हुई है। 2015 में अपनी चरम स्थिति से 38% कम है, याद रखना ये बात आपको। ठीक है। आगे बात करेंगे दक्षिण एशिया की स्थिति बात करें। दक्षिण एशिया को सबसे खराब GTI स्कोर वाले क्षेत्र के रूप में दर्ज किया गया है। 2022 में 1354 मौतें दर्ज की गई, विगत वर्ष की तुलना में 30% कम है। पाकिस्तान में आतंकवाद से संबंधित मौतों में विगत वर्ष की तुलना में 120% की वृद्धि हुई है। 2022 में अफगानिस्तान, पाकिस्तान आतंकवाद से सबसे सर्वाधिक प्रभावित 10 देशों में शामिल हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। सर्वाधिक खतरनाक आतंकवादी समूह कौन है? तो इस्लामिक स्टेट और उसके सहयोगी दुनिया भर में सबसे घातक हैं। और इसके बाद है अल शबाब, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिमीन। ठीक है, इसका नंबर आता है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला आतंकवादी समूह बन गया, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। हथियारों के व्यापार की स्थिति की बात करें तो यहाँ पे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब सिपरी ने जारी किया है।
11% की कमी तो हुई है, लेकिन 2018 से 22 के बीच में भारत विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। सिपरी की नवीन रिपोर्ट 2013 से 22 तक भारत को हथियारों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था रूस, उसके बाद फ्रांस का नंबर है। ठीक है, और 5 देशों का निर्यात में 5 देशों का योगदान 76% था, जिसमें अकेले अमेरिका की हिस्सेदारी 40% थी। फ्रांस से भारत के हथियारों के आयात में 1317 से 18-22 के बीच में 489% की वृद्धि हुई है, ध्यान रखना है। और भारत 3 देश रूस, फ्रांस और इजराइल के लिए सबसे बड़ा हथियार निर्यात बाजार था। ठीक है, 2022 में यूक्रेन वैश्विक रूप से तीसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया। यूक्रेन 2022 में बना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें विश्व के 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक, आयातक और प्रमुख प्राप्तकर्ता। ठीक है, क्षेत्रवार तो सबसे बड़े निर्यातक हैं यूएसए, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी है। आयातक में देखेंगे तो भारत, सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया और चीन है। लेकिन क्षेत्रवार की बात करें, एशिया और ओशिनिया सबसे आगे है, मध्य पूर्व दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पर यूरोप, चौथे पर अमेरिका, 5वें पर अफ्रीका इसमें शामिल है। भारतीय आयात में कमी हुई है तो उसका क्या कारण है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें धीमी और जटिल हथियार खरीद प्रक्रिया रही है। अपने हथियार आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाने का प्रयास है। घरेलू रूप से डिज़ाइन उत्पादित किए जाने वाले हथियारों के साथ आयात को बदलने का प्रयास है। भारत के मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता के रूप में रूस की अन्य आपूर्तिकर्ता देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा है। रूस यूक्रेन युद्ध, भारतीय हथियारों के उत्पादन में वृद्धि, ये सारे कारक जिम्मेदार हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 आई है। 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस मनाया गया है। इस पर संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ने रिपोर्ट जारी की है। फिनलैंड ने 7.8 स्कोर के साथ लगातार 6ठे साल शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि डेनमार्क, आइसलैंड दूसरे और तीसरे स्थान पर है। इजराइल और नीदरलैंड की बात करें तो 5 देशों की सूची में शामिल हैं। भारत की बात करें 4.6 स्कोर के साथ 125वें स्थान पर है, जो पिछले साल 136वें स्थान पर था। वो इस बार कितना है, 125वें पर, मतलब 11 पायदान नीचे है। ठीक है, भारत अभी भी नेपाल, चीन और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों से पीछे है, याद रखना। रूस 17वें, यूक्रेन 92वें पायदान पर है। 137 देशों की सूची में तालिबान शासित अफगानिस्तान जो है अंतिम स्थान पर है, अंतिम पायदान पर है। ठीक है, रैंकिंग का आधार क्या रहा है? रैंकिंग का आधार है भैया स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद का स्तर, सामाजिक समर्थन, कम भ्रष्टाचार, सामुदायिक उदारता, जहाँ लोग एक दूसरे की देखभाल करते हैं, जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने की स्वतंत्रता इसमें शामिल है। ठीक है, भारत 125वें स्थान पर है, याद रखना। महिला पुरुष 2022 की बात करें, ठीक है, महिला पुरुष 2022 की बात करें तो भारत में महिला पुरुष 2022 शीर्षक से एक पुस्तिका जारी की गई है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। ठीक है, ये व्यापक और व्यावहारिक दस्तावेज है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राजनीतिक भागीदारी जैसे विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर आंकड़े प्रदान करती है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। और श्रम बल भागीदारी दर को अर्थव्यवस्था में 16 से 64 वर्ष आयु वर्ग की कामकाजी आबादी के वर्ग के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए जो वर्तमान में कार्यरत है या रोजगार की तलाश में है। ठीक है, दोनों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, इसमें और तो कुछ नहीं है, जनसंख्या संबंधी रुझान ये सब इतना महत्वपूर्ण तो नहीं है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। बात करेंगे महत्वपूर्ण मंत्रालय संगठन की, तो श्रम रोजगार मंत्रालय है। ठीक है, इसमें देखेंगे यह न्यूनतम मजदूरी, आकस्मिक सामाजिक सुरक्षा लाभ, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की स्थिति, ट्रेड यूनियनों के गठन, औद्योगिक संबंध से निपटने के लिए श्रम कानूनों का खाका तैयार करता है। ठीक है, विजन और इसका मिशन क्या है? तो बाल श्रम मुक्त भारत को बढ़ावा देना, सतत रूप से रोजगार में वृद्धि करना और बेहतर गुणवत्ता शिक्षित करना जीवन की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। योजनाएं हैं, ई श्रम पोर्टल है, असंगठित कामगारों का एक व्यापक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने में मदद करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ याद रखना इसका जो नंबर है, राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर है 14 434 14434, इसका ये नंबर है। नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल भी है। ये वन स्टॉप समाधान है जो भारत के नागरिकों को रोजगार और कैरियर संबंधी सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। इस पोर्टल को 2015 में राष्ट्र को समर्पित किया गया था। NCS परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है कैरियर रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, कैरियर विकास के लिए परामर्श और मार्गदर्शन, कार्यबल की गुणवत्ता में सुधार करना, समावेशी विकास पहलों पर ध्यान केंद्रित करना है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब चली थी? तो 1987 में चली थी, याद रखना। 7वीं पंचवर्षीय योजना थी उस समय। उद्देश्य तो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना है तो ही रहेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2019 में शुरू हुई थी, याद रखना। और 60 साल की आयु प्राप्त करने के बाद हर महीना 3000 रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी। 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच के आवेदकों को 60 साल की उम्र प्राप्त करने के बाद 55 रुपये से 200 रुपये के बीच मासिक योगदान करना होगा, फिर उसके बाद उनको वो पैसा मिलता रहेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। आगे इसमें देखेंगे श्रम सुविधा पोर्टल है, 2014 में शुरू हुआ था। ये बस इतना ही बहुत है इसके लिए।
प्रमुख श्रम सामाजिक सुरक्षा कानून की बात करें, ट्रेड यूनियन अधिनियम कब आया था? 1926 में आया था। ये मिलान करने की लिए आ सकता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में आया। कारखाना अधिनियम 1948 में आया था। खान अधिनियम 1952, ग्रेच्युटी भुगतान नियम 1972, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, कर्मचारी भविष्य निधि विविध प्रावधान अधिनियम 1952, मजदूरी का भुगतान अधिनियम 1936, बोनस भुगतान अधिनियम 1965, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, ठेका श्रमिक विनियमन और उन्मूलन अधिनियम 1970, बधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, अंतर राज्य प्रवासी कामगार रोजगार सेवा शर्तों का विनियमन अधिनियम 1979, बाल और किशोर श्रम निषेध विनियमन अधिनियम 1986, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक रोजगार सेवा शर्तों का विनियमन अधिनियम 1996 और असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में आया था। ठीक है, चलिए, मंत्रालय के अधीन प्रमुख संगठन है तो वी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान है। 74 में श्रम रोजगार मंत्रालय के स्वायत्त निकाय के रूप में इसकी स्थापना हुई। भारतीय श्रम अभिलेखागार 1998 में बना था। याद रखना, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO जो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपने हितधारकों के लिए सार्वभौमिक कवरेज का विस्तार करने और निर्बाध सेवा वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था, सामाजिक सुरक्षा संगठन है। ठीक है, 52 में ये बना था। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 द्वारा प्रतिस्थापित है। मुख्यालय कार्य इसका दिल्ली में है। ठीक है, ओके, ये चीज़ें हो गई आपकी। और इसमें राष्ट्रीय श्रम आयोग की बात करें तो यह एक वैधानिक आयोग है, याद रखना है, वैधानिक आयोग है। ये प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग बना था 1966 में। ये पूछा जा सकता है श्री PV गजेंद्र गडकर की अध्यक्षता में, और 69 में इसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। दूसरा राष्ट्रीय श्रम आयोग कब बना? 99 में बना, श्री रविंद्र वर्मा की अध्यक्षता में, और 2002 में इसने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी थी। ठीक है, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करें तो इसमें यूनेस्को है। 1942 की शुरुआत में सम्मेलन हुआ था यूनाइटेड किंगडम में, मित्र देशों की शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी। ठीक है, ये देश शांति बहाली के बाद अपनी शिक्षा प्रणाली पुनर्निर्माण के तरीकों और साधनों की तलाश कर रहे थे, इसी वजह से। ठीक है, 45 में लंदन में एक शैक्षिक सांस्कृतिक संगठन की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें 44 देशों के प्रतिनिधियों ने एक ऐसा संगठन बनाने का फैसला किया जो शांति की वास्तविक संस्कृति का प्रतीक होगा। यूनेस्को की स्थापना होती है 1945 में। नवंबर 46 में यूनेस्को का संविधान लागू होता है। ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। उद्देश्य शिक्षा, कला, विज्ञान, संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना है भाई। ठीक है, कार्यक्रम इसके 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए एजेंडा 2030 में परिभाषित सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भी योगदान करते हैं। ठीक है, मुख्यालय इसका पेरिस में है। दुनिया भर में इसके 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, और भारत में नई दिल्ली में इसका क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। ठीक है, बाकी इसके बारे में और कुछ नहीं देखना चाहिए हमें। एक चीज़ ये देख लेंगे, सामान्य सम्मेलन हर 2 साल में होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। और इसमें याद रखना चाहिए कि इसकी कार्यकारी भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो है अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश है। सचिवालय की बात करें तो संगठन की कार्यकारी शाखा है। महानिदेशक उनके द्वारा नियुक्त कर्मचारी इसमें शामिल होते हैं। यूनेस्को महानिदेशक की बात करें, वर्तमान में सुश्री ऑड्रे अजोले जो कि फ्रांस के हैं, ये हैं, और ये संगठन की दूसरी महिला महानिदेशक भी हैं। इससे पहले बल्गारिया की इरिना बोकोवा जो कि 2009 से 17 के बीच में रही हैं, ये भी महिला रही। तो पहली महिला कहाँ की हैं? वो बल्गारिया की रहने वाली हैं, इरिना बोकोवा, और दूसरी हैं सुश्री ऑड्रे अजोले जो कि फ्रांस की हैं। ठीक है, याद रखना। विश्व धरोहर कोष की बात करें, सार्वभौमिक मूल्य की विश्व विरासत सांस्कृतिक प्राकृतिक विरासत संरक्षण से संबंधित कोष है। स्थापना हुई थी 1977 में, विश्व विरासत सम्मेलन में की गई थी। चलिए आगे देख लेंगे। भारत से कुल 40 स्थानों को विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिला हुआ है। इसमें 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक, 1 मिश्रित है। मिश्रित में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। अब यहाँ पे बात करें भारत के विश्व विरासत स्थल, तो आगरा का किला उत्तर प्रदेश, ताजमहल उत्तर प्रदेश, अजंता गुफा महाराष्ट्र, एलोरा महाराष्ट्र, कोणार्क उड़ीसा, महाबलीपुरम तमिलनाडु स्मारक है वहाँ का, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम, मानस आसाम, केवलादेव राजस्थान, हम्पी स्मारक समूह है कर्नाटक का, खजुराहो के स्मारक समूह मध्य प्रदेश, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, गोवा का गिरजाघर कॉन्वेंट गोवा में है। ठीक है, इनके साल भी मेरे ख्याल से पूछे जा सकते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई। ठीक है, एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र 87 में बना, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल 87 में, इसके साथ साथ पट्टादकल के स्मारक समूह कर्नाटक 87 में, चोल मंदिर तमिलनाडु 87, 2004 में, नंदा देवी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड 88 और 2005 में, सांची के बौद्ध स्तूप मध्य प्रदेश 89 में, 89 में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली 93, कुतुब मीनार उसके स्मारक दिल्ली 93,
भारतीय पर्वतीय रेलवे दार्जिलिंग विभिन्न भारतीय राज्य 99 2005 और 2008, बोधगया का महाबोधि मंदिर बिहार 2002, भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश 2003, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस महाराष्ट्र 2004, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान गुजरात 2004, लाल किला दिल्ली 2007, जंतर मंतर जयपुर राजस्थान 2010, पश्चिमी घाट जो कि महाराष्ट्र गोवा तमिलनाडु कर्नाटक केरल है 2012 में, राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग राजस्थान 2013, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमालय क्षेत्र 2014, रानी की वाव गुजरात 2014 में, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका सिक्किम में है 2016 में, ली कार्बुजिए के वास्तुशिल्प चंडीगढ़ 2016 में, अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर 2017 गुजरात में है, मुंबई का विक्टोरियन आर्ट डेको एंसेंबल महाराष्ट्र 2018, गुलाबी शहर जयपुर राजस्थान 2019, रामप्पा मंदिर तेलंगाना 2021 और 2021 में धौलावीरा गुजरात को भी शामिल किया गया था। धौलावीरा तो आपको पता ही होगा, ये सिंधु सभ्यता का एक स्थल है। ठीक है, ये हमें याद रखना है भाई। ये देखिए मैप में भी वही चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, नेटवर्क जो है ना वो 7 रचनात्मक क्षेत्रों को कवर करता है। क्या क्या है इसमें? शिल्प, लोक कला है, मीडिया कला है, फिल्म है, डिज़ाइन है, पाक कला है, साहित्य है, संगीत है, ये सब इसमें शामिल है। भारत के 6 शहर हैं जो दुनिया भर के लगभग 300 शहर इसमें शामिल है इस नेटवर्क में, और जो साझा उद्देश्यों के लिए मिलकर काम करते हैं। तो भारत के 6 शहर कौन से हैं? तो मुंबई है, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी, जयपुर और श्रीनगर इसमें शामिल है भाई। ग्लोबल जियो पार्क भी है इसमें यूनेस्को का। यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क एकल एकीकृत भौगोलिक क्षेत्र है, याद रखना, जहां अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भीय महत्व के स्थलों परिदृश्यों को संरक्षण, शिक्षा, सतत विकास की समग्र उदाहरण के साथ प्रबंधित किया जाता है। वर्तमान में 46 देशों में 177 स्थल यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क के रूप में सूचीबद्ध हैं। ये भी हमको पता होना चाहिए। चलिए आगे विविध शब्दावलियां हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है? ये सोशल मीडिया मार्केटिंग का रूप होता है जिसमें अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ या समाज के प्रभावशाली लोगों, संगठनों के समर्थन से उत्पादों का विज्ञापन और बिक्री शामिल होता है। ठीक है, रूल कर्व क्या है? रूल कर्व यह किसी भी बांध के मुख्य सुरक्षा तंत्र का भाग होता है जो बांध के जलाशय में उतार चढ़ाव के स्तर को निर्धारित करता है। ठीक है, परक्राम में भंडागारण रसीद क्या है? ये परक्राम में भंडागारण रसीद जो है ना पंजीकृत गोदामों द्वारा जारी की जाती है। याद रखना, किसानों को इसके आधार पर किसानों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने में आसानी भी होती है। 2011 में लॉन्च हुआ था, ये पता होना चाहिए। ठीक है, विकृत सब्सिडी क्या है? ऐसी सब्सिडी जिसका अनपेक्षित रूप से अर्थव्यवस्था पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वो है विकृत सब्सिडी। ठीक है, चलिए क्रॉसिंग द फ्लोर। ठीक है, क्रॉसिंग द फ्लोर क्या है? संसद के किसी भी सदन में सभापति किसी सदस्य के बीच चल रही प्रत्यक्ष चर्चा के दौरान बीच से होकर गुजरना है वही। ठीक है, संसदीय शिष्टाचार का उल्लंघन होता है क्रॉसिंग द फ्लोर। शेयर विभाजन छोड़िए, पाम बैंकिंग क्या होती है? इसमें बैंकों द्वारा दी जाने वाली सभी वित्तीय सेवाओं, खाता खोलना, ऋण सुविधा, धन निकासी, जमा को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराया जाता है, पाम बैंकिंग के तहत कराया जाता है। ठीक है, चलो मर्चेंट बैंक का लास्य क्या है? लास्य है भैया भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 2 आधारभूत स्वरूप तांडव और लास्य। तांडव भगवान शिव के रौद्र रूप का प्रतिनिधित्व करता है, लास्य देवी पार्वती के लयात्मक लावण्य का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, जियो टैगिंग तो आपको पता होगा, मेटाडाटा के रूप में विभिन्न मीडिया क्षेत्र में भौगोलिक जानकारी जोड़ने की प्रक्रिया है ये। ठीक है, मेटाडाटा फिर क्या है? मेटाडाटा विभिन्न आंकड़ों को संदर्भित करने वाला डाटा होता है जो किसी वेब पेज, फाइल, दस्तावेज में निहित होता है। ठीक है, सुपरमून क्या है? जब चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक और साथ ही अपने पूर्ण आकार में होता तब वही होता है सुपरमून। लेटिको क्या है? यह बर्मी प्रजाति के अंगूर की किस्म है। इसमें विटामिन सी और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसकी खेती पूर्वोत्तर के राज्यों विशेषकर आसाम में की जाती है, याद रखना चाहिए हमें। ठीक है, दरबार मूव क्या होता है? जम्मू कश्मीर में हर 6 महीना में राजधानी बदलने की प्रथा है, दरबार मूव याद रखना भाई। बाइनांस क्या होता है? क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जिससे वर्तमान में सर्वाधिक मात्रा में क्रिप्टो करेंसी का लेन देन होता है। ठीक है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड ये एक सूची है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय महत्व की उन झीलों को शामिल किया जाता है जहां पर तकनीकी विकास, प्रदूषण अथवा मानवीय हस्तक्षेप के कारण पारिस्थितिकी में परिवर्तन हुआ है या होने की संभावना है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। चलिए, इंसिरेशन है पूरा स्थल। इनसाइडर ट्रेडिंग तो हमने आपको पिछले वाली क्लास में ही बता रखी, इकोनॉमिक्स में भी यहाँ तक की बता रखी हमने। और शून्य परछाई दिवस क्या होता है? इस दिन दोपहर के समय किसी भी वस्तु की परछाई नहीं बनती है। ऐसी स्थिति तब आती है जब सूर्य शीर्षतम बिंदु पर होता है भैया 23:30 उत्तरी से 23:30 दक्षिणी अक्षांश के मध्य वर्ष में 2 बार यह खगोलीय घटना घटती रहती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। महत्वपूर्ण व्यक्ति और नियुक्तियों की बात कर लें तो लेफ्टिनेंट जनरल RS रिन क्वालिटी इंश्योरेंस के डायरेक्टर जनरल नियुक्त हुए हैं। शैलेश पाठक फिक्की के महासचिव नियुक्त हुए हैं। रणवीर सिंह पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। राजेश मल्होत्रा PIB के प्रधान महानिदेशक। जिष्णु बरुआ केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष बने।
एस दुबे 28वें लेखा महानियंत्रक नियुक्त हुए हैं। न्यायमूर्ति तेजल मेहता अमेरिका में एक जिला अदालत की प्रथम महिला न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। सचिन तेंदुलकर सेवलॉन इंडिया के स्वच्छ भारत मिशन के पहले हैंड एम्बेसडर बने हैं। ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी भारतीय वायुसेना की लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली महिला हैं। और रोहित जवा क्या हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक सीईओ बने। मोहित जोशी टेक महिंद्रा के एमडी सीईओ बने हैं। सिद्धार्थ मोहंती एलआईसी के अंतरिम अध्यक्ष बने। अमिताभ मुखर्जी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार इन्होंने संभाला है। श्रेया घोडावत कौन है, सी चेंजेस क्लाइमेट अभियान के लिए भारत की राजदूत नियुक्त हुई। के कृतिवासन है डाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सीईओ बने। एम एस धोनी वाईकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर हैं। दीपक मोहंती पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बने। विराट कोहली स्टेशनरी निर्माता लक्सर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। अश्विनी कुमार हैं यूको बैंक के प्रबंध निदेशक। ललित कुमार गुप्ता भारतीय कपास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक बने। जी कृष्ण कुमार भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष बने। अनूप बागची है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ठीक है, प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बने। मनमीत के नंदा इन्वेस्ट इंडिया की प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अर्नब बनर्जी हैं टायर निर्माता कंपनी सीएट के प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। निधन हुआ है तो निधन में देखिए चंद्रशेखर दास गुप्ता है, संबंधित क्षेत्र है पूर्व राजनयिक और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हैं। एएम अहमदी भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। खष्टीपाद चट्टोपाध्याय प्रसिद्ध बंगाली उपन्यासकार लघु कथाकार हैं। सतीश कौशिक बॉलीवुड के अभिनेता निर्देशक हैं। सतीश कौशिक आपने मूवी देखी होगी स्वर्ग में भी है वो, है ना, तो स्वर्ग में भी हैं और लगभग गोविंदा की जितनी मूवी देखे होंगे ना वो सब में हैं। और इनकी एक मूवी आई थी लक्ष्मी करके आई थी, वो भी आप लोगों ने देखी होगी, तो उसमें भी इन्होंने किरदार निभाया है, ठीक है, लक्ष्मी में भी। समीर खाखर हैं बॉलीवुड के अभिनेता हैं। खेल घटनाक्रम की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। महत्वपूर्ण खेल घटनाक्रम की बात करें तो विमेन प्रीमियर लीग जिसका आयोजन हुआ ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई इंडियंस कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं विजेता रहे। उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स कप्तान है मेग लैनिंग। मैन ऑफ द मैच मिला है नताली सीवर मुंबई इंडियंस की है। मैन ऑफ द टूर्नामेंट हैली मैथ्यूज मुंबई इंडियंस से संबंधित है, इनको मिला है, ठीक है। बात करें कतर ओपन टेनिस हुआ है, आयोजन हुआ खलीफा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस स्क्वैश परिसर दोहा कतर में। और इसमें विजेताओं की बात करें तो पुरुष एकल में डेनियल मेदवेदेव विजेता रहे, उप विजेता एंडी मरे रहे। महिला एकल की बात करें ईगा सोटेक विजेता है, उप विजेता है जेसिका पेगुला। पुरुष युगल में रोहन बोपन्ना मैथ्यू एबडेन विजेता रहे, उप विजेता है कॉन्स्टेंस लेस्तियने और बी वैन डे जैंड चुल्प, ठीक है। महिला युगलों की बात करें जेसिका पेगुला और कोको गौफ विजेता रहे, उप विजेता ल्यूडमिला किचेनोक और जेलेना ओस्टापेंको हैं। 13वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश विजेता, उप विजेता महाराष्ट्र। प्लेयर ऑफ द मैच अलबेला रानी टोप्पो को मिला है, ठीक है। संतोष ट्रॉफी किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम रियाद सऊदी अरब में हुआ। कर्नाटक विजेता, उप विजेता मेघालय रहा है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। ईरानी क्रिकेट कप हुआ है कप्तान रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में इसका आयोजन किया गया है और विजेता रहा है शेष भारत, उप विजेता है मध्य प्रदेश। याद रखना प्लेयर ऑफ द मैच यशस्वी जायसवाल को मिला है। एशियन बिलियर्ड्स खिताब बिलियर्ड्स और स्नूकर फेडरेशन अकादमी कतर द्वारा आयोजित हुआ, आयोजन हुआ वहीं पे और विजेता पंकज अडवाणी है, ब्रजेश दमानी इसके उप विजेता रहे हैं। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स आयोजन हुआ जद्दा कॉर्निश सर्किट जो सऊदी अरब में। विजेता की बात करें तो प्रथम पर हैं सर्जियो पेरेज, द्वितीय मैक्स वर्स्टैपेन और तृतीय है फर्नांडो अलोंसो हैं, ठीक है। अन्य तथ्यों की बात कर लें तो लियोनेल मेसी ने पेरिस सेंट जर्मन मैच में 3-0 की जीत के साथ अपने करियर क्लब का 700वां गोल किया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश को एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। बाकी इधर और कुछ तो नहीं है, एक चीज़ इसमें देख लेंगे। तमिलनाडु के जसविन एल्ड्रिन ने दूसरी AFI राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में पुरुषों की लंबी कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। इसमें MC मैरी कॉम और फरहान अख्तर को महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 23 का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये भारत से संबंधित है ना, इसलिए भाई। चलो आगे देखेंगे हम। महत्वपूर्ण दिवस की बात करें, इसमें थीम देख लेंगे। महत्वपूर्ण दिवस के रूप में शून्य भेदभाव दिवस 1 मई को मनाया गया भाई, 1 मार्च को मनाया गया है और इसकी थीम क्या रही है? थीम है सेव लाइव्स
डिक्रिमिनलाइज, है ना, डिक्रिमिनलाइज। विश्व समुद्री घास दिवस 1 मार्च को मनाया गया। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च, थीम है वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी। विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च को, सभी के लिए कान और श्रवण देखभाल, आइए इसे हकीकत बनाएं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को, थीम रही हमारा उद्देश्य शून्य क्षति। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया है। तो इसका जो थीम रहा है डिजिटल, लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी रहा है, ठीक है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण इसका थीम रहा है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया गया। थीम थी बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। विश्व गौरवय्य दिवस 20 मार्च को, आई लव स्पैरो इसका थीम रहा। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, वन और स्वास्थ्य। विश्व जल दिवस 22 मार्च, जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को, पीढ़ियों से परे मौसम, जलवायु और जल का भविष्य। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को, यस वी कैन एंड टीबी, ठीक है, याद रखना, एंड टीबी। महत्वपूर्ण पुरस्कारों की बात करें तो 95वां ऑस्कर पुरस्कार 2023 हुआ है लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में, इसका आयोजन हुआ 13 मार्च को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन रही है? एवरीथिंग एवरीवन ऑल एट वंस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं मिशेल यो, यही मूवी रही है एवरीथिंग एवरीवन ऑल एट वंस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं ब्रेंडन फ्रेजर, द व्हेल के हैं। और सबसे निर्देशक हैं डेनियल क्वान, डेनियल साइनर्ट, एवरीथिंग एवरीवन ऑल एट वंस के निर्देशक रहे हैं। सबसे मूल गीत है नाटू नाटू, जो हमारे यहाँ का है, ये RRR मूवी है, निर्देशक थे SS राजा मौली। सबसे वृत्त चित्र लघु फिल्म है द एलिफेंट विस्परर्स, अपने यहाँ की ही मूवी है ये भी। कार्तिकी गोंजावेल्स और गुनीत मोंगा रहे हैं, ठीक है। इससे संबंधित देखो अभी UPPCS में पेपर में पूछा गया था, तो हमें लगता है कि आप 69 PPSC PT में जो शामिल हो रहे हैं ना, उनको अभी UPSC का, UPPCS का और भी जो पेपर्स हुए हैं ना, उनका एक बार सॉल्यूशन देख लेना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। इससे पहले ऑस्कर प्राप्तकर्ता भारतीय जो रहे हैं, श्रेणी है बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन में, विजेता भानु अथैया रही हैं। मानद पुरस्कार सत्यजीत रे को मिला है। सर्वश्रेष्ठ ध्वनि मिश्रण का रेसुल पुकट्टी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत गुलजार साहब को मिला और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत मिला है AR रहमान को भी। मार्कोनी पुरस्कार 2023 का प्राप्तकर्ता हैं डॉक्टर हरि बालाकृष्णन, प्रदान करता था मार्कोनी फाउंडेशन, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और बालाकृष्णन को वायर्ड और वायरलेस नेटवर्किंग, मोबाइल सेंसिंग और वितरण प्रणाली में मौलिक योगदान के लिए दिया गया है। पेन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 की बात करें तो प्राप्त करता है विनोद कुमार शुक्ल और प्रदान करता है व्लादिमीर नाबोकोव साहित्य फाउंडेशन। इनको किस लिए मिला है? ये पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में आजीवन उपलब्धि के लिए दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल को। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान करता है जल शक्ति मंत्रालय है। ग्रामीण जल स्वच्छता क्षेत्र की 30 महिला चैंपियनों को पुरस्कार दिया गया है। 8वां राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार की बात करें, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने दिया है और 2 श्रेणी में दिया गया, पेशेवर और गैर पेशेवर के रूप में। और कुल 13 पुरस्कार दिए गए। पेशेवर श्रेणी के लिए जो थीम रखी गई वो जीवन और जल रखा गया, लेकिन गैर पेशेवर श्रेणी के लिए भारत की सांस्कृतिक विरासत थीम रखी गई थी। अब श्रेणियों की बात करें तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सुश्री शिप्रा दास को दिया गया। प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड श्री शशि कुमार रामचंद्रन को दिया गया। पेशेवर श्रेणी में विशेष उल्लेख पुरस्कार श्री दीप ज्योति बनिक, श्री मनीष कुमार चौहान, श्री RS गोप कुमार, सुदीप्तो दास, उमेश हरिश्चंद्र निकम को दिया गया है। गैर पेशेवर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया श्री अरुण शाह को। गैर पेशेवर श्रेणी में विशेष उल्लेख पुरस्कार मिला है श्री CH श्रीरंज को, श्री डॉक्टर मोहित वधावन को, श्री रविशंकर SL को, श्री शुभदीप बोस को, श्री थारुण अदुर गतला को दिया गया है, ठीक है। 32वां व्यास सम्मान की बात करें के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया। इनकी जो किताब है पागलखाना के लिए दिया गया है, याद रखना। व्यास सम्मान द्वारा एक भारतीय नागरिक द्वारा लिखित विगत 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित हिंदी साहित्य के कार्य को सम्मानित किया जाता है। सरस्वती सम्मान की बात करें के बिरला फाउंडेशन द्वारा ही दिया जाता है। तमिल लेखिका है शिवशंकरी को मिला है। सूर्य वामस सम के लिए मिला है, ठीक है। 15 लाख रुपया नकद पुरस्कार, एक पट्टिका प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात करें कि इसमें संगीता कलानिधि पुरस्कार 2023 है, प्रदान करता है मद्रास संगीत अकादमी। प्राप्त करता है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध कर्नाटक संगीत गायिका बॉम्बे जयश्री को मिला है। कलानिधि पुरस्कार को कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। इसमें एक स्वर्ण पदक, एक बिरुडू पत्र, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अन्य पुरस्कारों में देखें तो इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे ने जम्मू कश्मीर पर्यटन को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन पुरस्कार के लिए चयनित किया है। हमको याद रखना चाहिए SS राजा मौली की फिल्म RRR का लोकप्रिय गीत नाटू नाटू 95वें के लिए प्रदर्शित रहा। ग्रुप स्पेशल मोबाइल एसोसिएशन ने दूरसंचार नीति विनियमन
में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए भारत को सरकारी नेतृत्व पुरस्कार 23 प्रदान किया है। HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिधर जगदीशन को 2022 का बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर चुना गया है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए केंद्रीय सिंचाई विद्युत बोर्ड पुरस्कार दिया गया है। इंग्लैंड के नागरिक वास्तुकार शहरी योजनाकार कार्यकर्ता सर डेविड एलन चिपरफील्ड को प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 23 का विजेता घोषित किया गया। नाम याद रखना भैया क्या है। भारतीय पर्यटन मंत्रालय को टीवी सिनेमा कमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल की श्रेणी में इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास को वैश्विक आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया है। रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया भारत द्विपक्षीय संबंधों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जनरल डिवीजन में मानद अधिकारी नामित किया गया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में जेफ्री बावा इट्स एसेंशियल टू बी देयर प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया है। अब हम बात करें एक चीज़ और इसमें देख लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री कॉमेडियन लेखिका मिंडी कलिंग सहित कई व्यक्तियों को 2021 का राष्ट्रीय मानविकी पदक प्रदान करेंगे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलो एक ये भी देख लेंगे। नेपाल के एक विकेट कीपर हैं आसिफ शेख को एक T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान उनके खेल कौशल के लिए 2022 के क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पुस्तक और लेखक की बात करें नेमेसिस के लेखक हैं मनोरंजन व्यापारी बी रामास्वामी द्वारा अनुदित है। मून विच स्पाइडर किंग मार्लोन जेम्स ने लिखी है। द इनहेरिटर्स नदीम जमान ने लिखी है। वन स्मॉल वॉयस शांतनु भट्टाचार्य। द पारिजात ट्री एंड अदर स्टोरीज समीर नागराजन ने लिखी है। क्रिमिनल इन यूनिफॉर्म संजय सिंह और राकेश त्रिवेदी स्नेहा बावरी मखारिया द्वारा अनुदित है, याद रखना। इन सर्च ऑफ अमृत कौर लिविया मनेरा सांबुये ने लिखी है। हाउस ऑफ द पीपल रोनो जॉय सेन ने लिखी। नेवर गिव एन इंच माइक पॉम्पियो ने लिखी। द बिग कॉन मारियाना मज्जुकाटो एंड यमम रोजी कलिंगटन ने लिखी है। बीजिंग्स ग्लोबल मीडिया ऑफेंसिव जोशुआ करलैंडजिक ने लिखी है। टीयर ड्रॉप डिप्लोमेसी असंग अबेय गुणशेखर ने लिखी। हाउ मूव वुमेन वर्क आरती केलशिकर ने लिखी। गन आइलैंड अमिताभ घोष। एवरीथिंग द लाइट टचेज जेनिस परियट ने लिखी। लैटिट्यूड ऑफ लॉन्गिंग शुभांगी स्वरूप टुमारोज पार्टी जोनाथन स्ट्रहॉन द्वारा संपादित है। द पोर्ट्रेट ऑफ अ सीक्रेट तरुण महर्षि। द प्लेज एडवेंचर्स टू सदा मधुलिका लिडल और कन्नन अय्यर ने लिखी है। इंडिया इज ब्रोकन अशोक मोदी। वे ऑफ बीइंग सबीन जावेरी द्वारा संपादित है। नेहरूज इंडिया टेलर सी शर्मन। इन सर्च ऑफ मैरी बी रॉलट ने लिखी। टेम्पल लैम्प मिर्जा गालिब मौज बिन बिलाल द्वारा अनुदित है। ब्रदरलेस नाइट वी गणेश नंथन ने लिखी है। ठीक है, गणेश अनंथन। ओल्ड बेबीज इन द वुड मार्गरेट एटवुड ने लिखी है, याद रखना इसको भाई। चलिए आगे देखेंगे। आई सी द फेस शहीदुल जहीर वी रामास्वामी द्वारा अनुदित है। आइस लाइट रंजीत होसकोट ने लिखी है। कल्टीवेटिंग डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड सिटीजनशिप इन अग्रेरियन इंडिया मुकुलिका बनर्जी। द इंडियन मेट्रोपोलिस फिरोज वरुण गांधी। G20 2023 द रोड मैप टू इंडियन डेमोक्रेसी वी श्रीनिवास, ये किताब याद रखना इंपॉर्टेंट हो सकती है। इंडियाज ब्लाइंड स्पॉट देवाशीष धर। लिविंग अ लाइफ रवि साहनी। प्लेटो गोज टू चाइना सेडी बर्टस ने। और लाइक बारबेरियन इन इंडिया जीन क्लाउड पेरियर। द लाफ्टर सोनोरा झा ने लिखी। पायरे है पेरूमल मुरुगन की। बिरनम वुड एलिनोर कटन की है। मॉम्स इन द वर्ल्ड निधि राय चंद की है। अ मैन फ्रॉम मोतिहारी अब्दुल्लाह खान, भैया बिहार से संबंधित हमें लग रहे हैं तो ये याद रखना चाहिए, बिहार BPSC का एग्जाम देने जा रहे हैं। वांडरिंग सोल सेसिल पिन है। ग्रीन हाउस प्लेनेट लेविस H जिसका है। गुरु टू द वर्ल्ड द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ विवेकानंद रूथ हैरिस हैं। फॉल फ्रॉम ग्रेस मेमोयर ऑफ अ रिबेल IAS ऑफिसर V बाला सुब्रमण्यम है इसमें। ठीक है, इसके लेख आगे बात करेंगे महत्वपूर्ण सम्मेलन और आयोजन की। I2U2 उप मंत्रालयी बैठक हुई अबू धाबी में, भैया याद रखना है। इसमें खाद्य ऊर्जा संकट खाद्य असुरक्षा के प्रबंधन से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए निजी हित क्षेत्र के हितधारकों के साथ निवेश के अवसरों पर चर्चा हुई है। भारत के आर्थिक संबंध सचिव दम्मू रवि ने भाग लिया इसमें। यूथ 20 इंडिया समिट हुई है महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय। चलिए
आयोजन यूथ 20 इंडिया समिट है, महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ोदरा गुजरात में इसका आयोजन किया गया। उद्घाटन किया था गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने, और शिखर सम्मेलन का आयोजन युवा मामला खेल मंत्रालय द्वारा किया गया था। ठीक है, ये बात याद रखनी है। 19वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ वार्षिक क्षेत्रीय सम्मेलन गंगटोक सिक्किम में हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा उद्घाटन किया गया। 2 दिवसीय रहा, ये भी याद रखना चाहिए। आगे देखेंगे विश्व पुस्तक मेला 2023, तो इसका आयोजन प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने एक विशेष डाक टिकट जारी किया भैया पुस्तक मेले के 50 वर्ष पूरी होने के चिन्हित के रूप में। ठीक है, 30 से अधिक देशों के और लगभग 1000 प्रकाशकों और प्रदर्शकों ने भागीदारी दिखाई। 8वां रायसीना डायलॉग की बात हम पहले ही कर चुके हैं। थीम रही क्या है, ये थोड़ा देख लेना चाहिए। थीम है इसकी प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट, ये इसकी थीम रही है, आपको पता होना चाहिए। इसमें जो इसका आयोजन विदेश मंत्रालय ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से करा है, और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इसके उद्घाटन सत्र की मुख्य अतिथि रही हैं। पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक सम्मेलन हुआ गुवाहाटी असम में। केंद्रीय आयुष बंदरगाह नौवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा शंघाई सहयोग संगठन के तहत किया गया था। ठीक है, 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है। थीम रही है नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद। सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिक स्टडीज के सहयोग से इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, तो राष्ट्रपति महोदय ने किया था। ठीक है, याद रखना। 4था राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव मनाया गया संसद भवन दिल्ली में भाई। 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन गोवा में हुआ है, और गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू और गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने भी सम्मेलन में भाग लिया था। 52 देशों के 500 प्रतिनिधियों ने इसमें प्रतिभाग लिया था। ठीक है, आगे बात करेंगे योग महोत्सव 2023 तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में आयोजित किया गया, और इसके लिए 2023 के लिए 100 दिवसीय उल्टी गिनती की आधिकारिक शुरुआत करता है। उद्देश्य था योग के क्षितिज को व्यापक बनाने, योग केंद्रित गतिविधियों में भाग लेने के लिए जनता को जागरूक और प्रेरित करना है। साझा बौद्ध विरासत सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है, तो ये नई दिल्ली विज्ञान भवन में किया गया। संस्कृति मंत्रालय इसमें भागीदार कौन कौन थे, संस्कृति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और विश्व बौद्ध परिसंघ, ये साझेदार रहे हैं इसके। ठीक है, याद। उद्देश्य क्या है, पार सांस्कृतिक संबंधों को पुनर्स्थापित करना। अच्छा, वैश्विक मोटा अनाज सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके उद्घाटन करता रहे हैं भाई। उद्देश्य वैश्विक स्तर पर मोटे अनाजों को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कॉन्क्लेव कहाँ हुआ है, ऋषिकुल परिसर आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय हरिद्वार में। थीम रही है पशु चिकित्सा आयुर्वेद, इसका थीम रहा है। उद्घाटन करता है केंद्रीय पशुपालन डेयरी मत्स्य पालन राज्य मंत्री संजीव बालियान, इसके उद्घाटन करता रहे हैं। अन्य सम्मेलनों की बात करें, संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार और PL देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुंबई के प्रभादेवी स्थित रविंद्र नाट्य मंदिर में अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन आयोजित किया गया। LDC 5 के दौरान दक्षिण सहयोग पर एक मंत्री स्तरीय बैठक ठोस अभिनव कार्रवाई योग्य संसाधनों का पता लगाने के उद्देश्य से आयोजित की गई। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20, ये भी याद रखना, स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की दूसरी बैठक गंगटोक सिक्किम में आयोजित की गई है। ठीक है, ओके। इसी के साथ ये वीडियो आज यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली वीडियो जो होगी वो अप्रैल महीने के करंट अफेयर से संबंधित होगी, और क्लास में जो करेंगे इसका जुलाई का, जून का और मई का, तीनों महीने के करंट अफेयर का हम क्या करा देंगे, टेस्ट करवा देंगे। ठीक है, और वो संडे को ही होगा। ठीक है ना, तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।